नमस्कार। ये कहानी बुद्धिमानी, मूर्खता और रिश्तों की परख पर आधारित है। ये बताती है कि दिमाग की तेजी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गांव था, रामगढ़। वहां जमुना नाम का एक किसान रहता था। ये किसान बहुत अमीर था। उसके पास 200 बीघा खेती लायक जमीन थी, तो 100 बीघा में बाग था और करीब 200 बीघा बंजर जमीन भी थी, जिस पर जंगली झाड़ियां थी। जमुना ने उस बंजर जमीन पर गांव के लोगों को खुली छूट दे रखी थी कि वे साल भर अपने पशुओं को मुफ्त में चरा सकते हैं। ये गांव जमींदारों का था। गांव के अन्य जमींदार लोगों पर दबाव बनाने या मुफ्त में बेगारी कराने के लिए उन पर अक्सर दबाव डालते रहते थे। गांव वाले खासकर पशुओं को चराने की जमीन को लेकर जमींदारों के दबाव में आ जाते थे। जमुना के पिता भी एक छोटे जमींदार में आते थे। उनके रहते तो कोई बिना उनकी इजाजत खेत में कदम भी नहीं रख पाता था। परंतु उनके मरने के बाद जब जमुना जमीन का मालिक बना, तो उसने अपनी बंजर वाली जमीन सभी के लिए आजाद कर दी। इससे उसे काफी फायदा भी हुआ। गांव के लोग उसके पक्ष में आ गए। उसके खेत सस्ते में पट्टे पर लेकर खेती करने लगे, बाग की रखवाली करने लगे और उसमें का फल बेचने लगे। जमुना को बैठे बैठाए बहुत आय होने लगी। जहां खुद से खेती करने पर कोई लाभ नहीं हो पाता था और बाग के फल खुद कोई बेच नहीं पाता था, आज उससे बहुत आमदनी होने लगी थी। मगर यह काम जमुना ने खुद नहीं किया था, बल्कि उसकी तेज दिमाग पत्नी के चलते हुआ था। लोग कहते भी हैं कि इंसान की सफलता में चतुर पत्नी का सबसे बड़ा योगदान रहता है। जमुना तो बाग और खेत बेचने का मन बना लिया था, परंतु पत्नी के सुझाव ने उसे एक सफल जमींदार बना दिया था। गांव के बड़े जमींदार उससे जलने लगे थे। कहां वे उम्मीद लगाए बैठे थे कि जमुना की सारी जमीन बहुत कम दाम में ले लेंगे और फिर गांव के लोगों पर हुकूमत चलाएंगे। मगर जमुना अब कम जमीन होने पर भी उन जमींदारों की बराबरी करने लगा था। उसके साथ गांव के लोग भी थे और जनमत का बोलबाला आज से नहीं, सदियों से रहा है। गांव वालों को भी पता था कि जमुना की बहू के चलते सबको काम मिल गया है, वह बहुत चतुर है। तो गांव वाले जमुना की पत्नी को बहू मानकर उसकी आदर करते थे। उसके घर के बाहर का काम गांव वाले खुद से कर दिया करते थे। इस तरह गांव की स्त्रियां भी जमुना की पत्नी की मदद कर देती थी। समय के साथ जमुना के घर एक पुत्र का जन्म हुआ तो खूब खुशियां मनाई गईं। गांव के लोग भी बढ़ चढ़कर उत्सव में भाग लिए। जमुना ने बेटे का नाम गजाधर रखा। वह गांव के गरीब लोगों का दुलारा बन गया। लगभग 2 साल बाद ही पुनः जमुना की स्त्री ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया। जमुना बहुत खुश हुआ। अब उसके घर 3 पुत्र हो गए। उसने दोनों पुत्रों का नाम लाल मोहन और मनमोहन रखा। दोनों में लाल मोहन बड़ा था, क्योंकि जब 2 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं तो उनके जन्म में कुछ मिनटों का अंतर होता है, तो जो पहले जन्म ले लेता है वह बड़ा माना जाता है। जमुना ने अपने तीनों पुत्रों का पालन शुरू किया, तो वे गांव वालों के लिए भी राज दुलारे थे। समय के साथ वे तीनों बड़े हुए। तीनों में गजाधर खुद को चतुर समझता था, जबकि दोनों भाइयों को बेवकूफ मानता था। संयुक्त परिवार में पहले 1-2 चतुर लोग हो जाते थे तो परिवार के बेवकूफों का भी बेड़ा पार कर देते थे। तो गजाधर भी कोई बहुत चतुर नहीं था, मगर दोनों से ज्यादा चतुर था। जमुना ने उसे ही पढ़ाया था। 2 भाई तो पढ़ाई के नाम पर डरते थे, तो गुरुकुल तक पहुंच ही नहीं पाए। जमुना ने कोई ध्यान भी नहीं दिया। बड़े होने पर जमुना ने गजाधर का विवाह कर दिया। उसकी पत्नी भी घर में आ गई। एक दिन जमुना किसी दूसरे गांव गए थे। वहां से लौट रहे थे। रास्ते में एक नदी थी। उसमें कोई नाव नहीं चलती थी। जब जमुना गए थे तब नदी में पानी बहुत कम था, मगर उधर पार कर जाने के बाद तेज की बरसात हुई और नदी भर गई। लौटते वक्त जमुना नदी के उस पार घिर गए। वह बहुत ज्यादा तैरना भी नहीं जानते थे, तो वह नदी पार नहीं करना चाह रहे थे। परंतु उन्होंने देखा कि उनके पीछे से आ रहे 2 लोग तैरकर नदी पार कर गए हैं, तो उनका साहस बढ़ गया और नदी में कूद पड़े। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। वह उन 2 आदमियों के तैरने पर ध्यान नहीं दिए कि किस प्रकार नदी पार कर गए हैं। दरअसल वे नदी के धार में खुद को छोड़ दिए थे। धार ही उन्हें बहाकर दूर दूसरे किनारे ले गई थी। जमुना धार से लड़कर सीधे पार कर जाना चाहते थे, मगर वह ज्यादा देर धार के विपरीत दिशा में नहीं तैर सके और थककर पानी में डूब गए।
ये खबर गजाधर को मिली तो बहुत दुखी हुआ। उसके भाई भी दुखी हुए, गांव के लोग भी दुखी हुए। अब जिम्मेदारी गजाधर के ऊपर आ पड़ी तो वह अब पिता का कार्यभार संभाल लिया। परंतु वह बहुत तेज नहीं था। उसकी पत्नी तो महामूर्ख थी, वह सास की तरह तेज नहीं थी। मगर अब सास की बहुएं सुनती कहाँ है। सास कोई नेक सलाह दे तो वह उसे ही सलाह देने लगती है कि आप अब बहुत दुनिया देख चुकी, अब भगवान में मन लगाइए, 2 रोटी खाइए और हरि का गुण गाइए। सास ने भी सोच लिया कि अब बक बक करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। बहू ठीक कह रही है, हाय हाय करने से कोई लाभ नहीं, बहू के रास्ते में टान अड़ाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। तो वह मौन हो गई कि जो कुछ हो रहा है वह भगवान की मर्जी से हो रहा है। उधर गजाधर की पत्नी ने सलाह दिया कि आपके 2 भाई निठल्ले बैठे रहते हैं, उनसे कोई काम लेते नहीं। कल को विवाह हो गया तो हमारे लिए सिर दर्द बन जाएंगे। आप 10-20 बीघा खेती उन दोनों से कराओ, उनसे हल चलवाओ, कुछ भैंस खरीद कर दे दो, वे चराते रहेंगे, वे उसी में उलझे रहे। नई नई पत्नी की बात गजाधर को अच्छी लगी तो वह अपने भाई लाल मोहन और मनमोहन से बोला कि अब तुम दोनों निठल्ले मत बैठो, खेती शुरू करो, पशु रखो। तब दोनों ने कहा कि ठीक है, हम आपके बताए काम करेंगे। हम तो कब से चाह रहे थे कि भैया हमको कोई काम दे, ऐसे हमें कोई काम करना तो आता नहीं, आप जैसा बताएंगे हम करते जाएंगे। तब गजाधर बोला कि आज तुम लोग खेत की जुताई करने जाओ। तब लाल मोहन बोला कि भैया आप कह रहे हो कि खेत की जुताई करो, परंतु हमारे पास बैल तो है ही नहीं, हल भी नहीं है, तो फिर हम कैसे हल चलाएंगे। आप पहले बैल खरीदो, उसके बाद हम खेती करेंगे। गजाधर बोला, तुम दोनों मेरा अपमान कर रहे हो, मेरा आदेश नहीं मान रहे। तुम किसी दूसरे का भी बैल लेकर हल चला सकते हो। हमारे कितने आसामी हैं, वे तुम्हें बैल दे देंगे। किसी से 1 दिन के लिए मांग लो और 10-20 बीघा जमीन जोत डालो। दोनों सोचे कि अब हम भाई का अपमान नहीं कर सकते, किसी से बैल मांग लेते हैं। वे गांव में झूरी काका के पास गए कि काका हमें अपना बैल दे दो, हम हल चलाएंगे। झूरी गजाधर के आसामी थे, उसे खेत लेकर खेती करते थे। उनकी भैंस भी गजाधर के खेत में चरती थी, तो वह दोनों को मना नहीं कर सके। बोले कि हाँ ले जाओ, यदि तुम दोनों को शौक चढ़ आया है तो खेती भी कर लो, परंतु देखना ठीक से खेत की जुताई करना, खेत जोतना बड़ा मुश्किल काम है। झूरी की पत्नी पास में ही खड़ी थी, वह झूरी से बोले कि पगला गए हो जो तुम अपना बैल इन दोनों को दोगे। अरे ये बैलों को घायल करके घर ले आएंगे, हल की नोक से बैलों का पैर खराब हो जाएगा। इन्हें हल चलाना नहीं आएगा तो हल का नोक सीधे बैलों के पैर में जा लगेगा। बैल घायल हो गए तो हमारी खेती चौपट हो जाएगी। झूरी बोले, भाग्यवान तुम कहती तो ठीक हो, मगर इस बात का ख्याल रखो कि हम इनके आसामी हैं। तो पत्नी बोली, तो खुद अपने से इनका खेत जोत दो, इन दोनों को क्या आ पड़ी है कि अब खेती करेंगे। तब दोनों ने बताया कि भैया का आदेश है कि तुम दोनों खेती करो। झूरी बोला कि ठीक है, बैलों को ले जाओ, मगर मेरे बैलों के पैर में चोट नहीं आनी चाहिए। दोनों बैल लेकर खेत पर चले गए। उन दोनों ने कभी हल चलाया नहीं था, मगर हल चलाना देखे थे कि हल बैलों के बीच में जुए से नादे के माध्यम से जोड़ा जाता है। मगर उन्हें पूरा डर था कि हल की नोक बैलों को लग जाएगा, तो सोचे कि हल को बैलों के आगे से जोड़ लेते हैं। अब आगे हल को जोड़ लेने से खेत कैसी जोत पाते, बैल चल ही नहीं रहे थे। तब किसी ने झूरी को खबर की कि लाल मोहन और मनमोहन बैलों को मार पीट रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो झूरी भागा भागा खेत पर गया और बोला कि तुम दोनों परेशान ना हो, हम खुद तुम्हारा खेत जोत देते हैं। तुम दोनों मेरे मालिक हो और नौकर के रहते मालिक को खेत जोतना पड़े, ये अच्छा नहीं है। तुम दोनों खेत के मेड़ पर बैठकर देखो कि खेत कैसे जोता जाता है। दोनों दिन भर खेत के मेड़ पर बैठे रहे, झूरी हल चलाता रहा। शाम होने पर दोनों झूरी पर भड़क गए कि काका तुमने तो अनर्थ कर दिया, भाई बोला था कि 20 जमीन जोत कर आना और तुमने तो बहुत थोड़ी जमीन जोता है। तब झूरी बोला कि तुम दोनों ने गजाधर की बात ठीक से समझा ही नहीं। अरे उसने तुम्हें 20 जमीन जोतने को कहा था और तुम उसे बीघा में समझ गए। चलो अब शाम हो गई है, घर चलते हैं। गजाधर पूछे, तो बता देना कि हाँ हमने आपके कहे अनुसार खेत जोत दिया है, अब कहो तो बीज भी लगा देते हैं।
दोनों गजाधर के पास गए और बताए कि हमने खेत जोत दिया है। तो वह खुश हुआ कि चलो, दोनों को काम करना तो आ गया। वह बोला कि कल उसमें बीज भी लगा देना। दोनों ने झुर्री के सहयोग से बाजरे का बीज लगवा दिया। अब फिर आराम से दोनों घर आकर बैठ गए। तो उनका घर बैठना गजाधर की पत्नी को अच्छा नहीं लगा। बोली कि दोनों के लिए 2 भैंस खरीद दो, ये चराते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, दरवाजे पर बैठे रहेंगे तो आपको ही तनाव देते रहेंगे। गजाधर पत्नी की बात मान दूसरे दिन ही 2 भैंस खरीद दिया और दोनों भाइयों से बोला कि तुम दोनों भैंस को रोज चराया करो, निठल्ले घर में बैठे रहते हो। दोनों बोले, अरे भाई, आपने बहुत अच्छा किया जो हमें भैंस खरीद दिया। वे दोनों रोज भैंस चराने जाने लगे। गजाधर की बंजर भूमि गांव से 1 कोस की दूरी पर थी, तो दोनों भैंस पर बैठकर चले जाते थे और भैंस पर बैठकर चले आते थे। दोनों को भैंस की सवारी करना बहुत अच्छा लगता था। झुर्री की पत्नी भी अपनी भैंस लेकर बंजर जमीन में चराने जाती थी। उसे रोज पैदल ही जाना पड़ता था, मगर यह दोनों भैंस पर बैठकर ऐसे जाते थे जैसे कोई राजा हाथी पर बैठकर जा रहा हो। कुछ छोटे छोटे चरवाहे तो सचमुच दोनों को महाराज समझने लगे थे। झुर्री की पत्नी को यह जरा भी नहीं सुहाता था। वह पैदल चलकर थक जाती थी और दोनों भैंस की सवारी कर रहे थे। वह स्त्री थी, चाहकर भी भैंस पर नहीं बैठ सकती थी, तो उसके मन में ईर्ष्या हो चली। वह मौका पाकर गजाधर की पत्नी के पास आई। बहू, तुम उन 2 निठल्लों को खुला छोड़ दी हो। दोनों भैंस को हाथी समझकर सवारी करते हैं, भैंस पर बैठकर जाते आते हैं। अब सोचो कि जब भैंस उन 2 गधों का भार ढोकर थक जाती है तो दूध कहाँ से देंगी। गजाधर की पत्नी बोली कि ओहो, यह बात है, मैं कब से सोच रही थी कि भैंसिया दूध कम क्यों दे रही है। आने दो दोनों निठल्लों को, आज खबर लेती हूँ। वह अपने पति से बोली कि आप भी क्या मूर्खता करते रहते हो, अपने भाइयों पर भूल से भी ध्यान नहीं देते। वे भैंस को हाथी बना दिए हैं। वे भैंस चराते नहीं, उस पर बैठकर घूमते रहते हैं। भैंस इसीलिए दूध देना बंद कर दी है। आप दोनों की आज खूब खबर लो, जरूरत पड़ने पर मारो पीटो। गजाधर बोला कि अब वे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो चले हैं, उनके मुंह लगना ठीक नहीं। कल को अपने अधिकार समझने लगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पत्नी बोली, ठीक है, आप मत कुछ बोलो, मगर मैं तो दोनों की खबर लूंगी। जब दोनों शाम में घर आए तो उन्हें गजाधर की पत्नी ने बहुत डांटा कि तुम दोनों भैंस की सवारी करने लगे हो। भैंस क्या कोई हाथी है? तुम दोनों ने भैंस को बर्बाद कर दिया है। तुम अपनी बदमाशी बंद करो, तुम्हारी वजह से भैंसिया दूध देना बंद कर दी है। कल से यदि शिकायत मिली कि तुम भैंस पर बैठते हो तो मैं अब मुंह से नहीं बोलूंगी, मेरा हाथ बोलेगा, डंडे से पिटाई करूंगी। दोनों ने सोचा कि घर में बैठी भाभी कैसे जान गई कि हम भैंस की सवारी करते हैं। जरूर कोई जासूस है हमारे बीच में। हमें तो लगता है कि झुर्री की पत्नी ही है। हम अब उसे ही सबक सिखाएंगे, किसी तरह उसकी भैंसिया को बिकवा देते हैं। दोनों ने बहुत प्रयास किया मगर सफल नहीं हुए। झुर्री की पत्नी भैंस के साथ ही रहती थी तो दोनों कुछ नहीं कर पाए। उन्हें अब भैंस चराने जाने में बहुत कष्ट हो रहा था। पैदल भैंस के पीछे पीछे दिन भर घूमना बहुत भारी काम था। तभी संयोग से दोनों को एक गधा मिल गया। वह दूर गांव के एक धोबी का था जो किसी तरह भाग आया था। जब दोनों ने गधा देखा तो सोचे कि यह जीव तो हमारे बड़े काम का है, हम इस पर सवारी करेंगे, इसी पर बैठकर भैंस चराएंगे। अब भाई भाभी ये नहीं कहेंगे कि भैंस के पीठ पर बैठते हो। हम गधे के पीठ पर सवारी करेंगे और गधा भाभी का कोई भाई नहीं लगता जो मना देंगी। दोनों गधे को पकड़ लिए तो गधा भी कोई उछल कूद नहीं किया। दोनों उसके पीठ पर बैठ गए तो आराम से उन्हें लेकर भैंस के पीछे चल पड़ा। दोनों अब आराम से रोज गद्दे पर बैठकर जाने लगे। झुर्री की पत्नी ने देखा तो फिर जल भुन गई। वह गजाधर की पत्नी से शिकायत की कि दोनों अब गद्दा पर बैठकर भैंस चराने जाते हैं। गजाधर की पत्नी बोले कि वे चाहे बकरे पर बैठकर भैंस चराने जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी भैंस से मतलब है। भैंस के पीठ पर दोनों को नहीं बैठना चाहिए। यहाँ झुर्री की पत्नी का जादू नहीं चल पाया तो वह दूसरा उपाय खोजने लगी। उधर धोबी अपना गद्दा खोज खोज कर काफी परेशान था, मगर गद्दा कहीं मिल ही नहीं रहा था। वह हर गांव में खोजा, गली गली खोजा, आस पास के जंगल झाड़ में खोजा, मगर गधा कहीं नहीं मिला।
अब तो थक कर घर बैठ गया कि गधा नहीं मिलने वाला, शायद गधा मर चुका है। इधर झूरी की पत्नी पता लगा रही थी कि गधा है किसका। यदि पता चल जाता है तो वह उसके घर जाकर बताएगी कि गधा की सवारी 2 गधे कर रहे हैं। वे देखने में तो आदमी की तरह लगते हैं, परंतु दिमाग गधे का ही है। इस तरह 3 माह बीत गया। अब दोनों को लगा कि गधा अब हमारा है, हम इस पर बहुत दिन तक सवारी करते रहेंगे। ये गधा हमारे बड़े काम का है, भाई से कहकर और एक गधा खरीदवा लेंगे। तभी मनमोहन ने कहा कि भाई, तू समझता नहीं, तू इस बात को भाई से मत बताना, क्योंकि गधा रखना हमारा काम नहीं है। गधा धोबी लोग रखते हैं, हम लोग घोड़ा या खच्चर रख सकते हैं, मगर हमारे लिए भाई घोड़ा खरीदेगा ही नहीं। दोनों इसके बाद गधे को लेकर कोई बहस नहीं किए। उधर झूरी की पत्नी को पता चल गया कि गधा रामगढ़ के किसी महाराजा नाम के धोबी का है, तो वह उस धोबी के घर खबर देने निकल गई। वह धोबी के घर पहुंच गई और बोली कि भैया, तुम्हारा गधा हमारे गांव में है। उसे गांव के छोटे जमींदार गजाधर के भाइयों ने बंधक बनाकर रखा है। वह उसी पर बैठकर भैंस चराने जाते हैं, उसी पर पशुओं का चारा लाद कर ले आते हैं। गधा को जरा भी आराम नहीं देते हैं। धोबी बोला कि बहन, तुमने यह खबर देकर बहुत अच्छा किया। हम तो यह मानकर चल रहे थे कि गधा मर गया है, परंतु तुम यह खबर देकर हमें खुश कर दिया है। यह काम सिर्फ एक बहन ही कर सकती है, तुम मेरी बहन हो। धोबी ने झुर्री की पत्नी को एक साड़ी देकर विदा किया और खुद गधा लेने रामगढ़ आ गया। मगर तब तक तो दोनों गधे पर बैठकर चराने के लिए निकल चुके थे। धोबी गधे की खोज में गजाधर की बंजर जमीन की तरफ निकल गया। वह देखा कि 2 जवान लड़के गधे की सवारी कर रहे हैं। गधा दोनों का भार बड़ी मुश्किल से उठा पा रहा है। चलने में गधा की हवा निकल जा रही है। तो वह दौड़कर गधे के पास गया और बोला कि बस अब बहुत हुआ, तुम दोनों 3 माह से गधा चुरा ली हो और मैं खोज खोज कर परेशान हूँ। तब लाल मोहन बोला कि खबरदार जो इसे अपना कहा, ये हमारा गधा है और तुम हो कौन जो इसे अपना बता रहे हो। तब धोबी ने बताया कि मेरा नाम महाराजा है, मैं रामपुर का हूँ। तब मनमोहन बोला कि जब तुम महाराजा हो तो गधा क्यों खोज रहे हो। महाराजा हाथी घोड़ा रखते हैं, वह गधे की सवारी नहीं करते। आपको तो गधा नाम लेने से भी शर्म आनी चाहिए। तब धोबी बोला, अरे जो तुम समझ रहे हो वह वाला महाराजा नहीं हूँ, मैं एक धोबी हूँ, मेरा नाम महाराजा है। मनमोहन बोला, तुम एक गधा हड़पने के लिए महाराजा से धोबी बन रहे हो, बड़ी लालची जान पड़ते हो। मगर तुम कोई भी हो, हमारा गधा नहीं ले सकते, इसे हमने पैसा देकर खरीदा है। तब धोबी बोला, देखो तुम दोनों जमींदार हो, शौक से भैंस चराते हो, यहाँ तक तो ठीक है, मगर अब किसी का गधा रख लोगे, कल किसी का कपड़ा धोना शुरू कर दोगे, ये ठीक नहीं, ये तो किसी के पेट पर लात मारने वाली बात होगी। तब मनमोहन बोला कि देखो तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो, हम भला किसी के कपड़े कैसे धो सकते हैं। तो धोबी बोला कि गधा क्यों खरीद लिया, गधा रखना धोबी का काम है। तब मनमोहन बोला, हमने गधा कहाँ खरीदा है, इसे तो पाया है। धोबी बोला, गधा कोई पाने की चीज है, जमीन में गड़ा खजाना है जो तुमने पा लिया है, जंगल के गुफा का धन है जो पा लिया है। अरे ये मेरा गधा है जो गलती से बहक कर यहाँ आ गया और तुम दोनों गधे का अपहरण कर ली हो। जल्दी से मेरा गधा लौटा दो और अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना भयंकर युद्ध होगा। हमारी सेनाएं आमने सामने लड़ेंगी, बहुत खून खराबा हो जाएगा। लाल मोहन बोला, लेकिन हमारे पास तो कोई सेना नहीं है। धोबी बोला, सेना तो हमारे पास भी नहीं है, मगर मैं हार नहीं मानूंगा, राजा से मदद मांगूंगा, फिर तुम्हारे राज्य पर चढ़ाई करूंगा। लड़ाई बहुत खतरनाक होगी, उसमें तुम्हारी दोनों भैंसियां भी साथ लेते जाऊंगा। तुम दोनों मुझे कमतर मत आंकना, हमने कई युद्ध लड़े हैं, हम कई बार हार कर भी जीत गए हैं। मैं तुम दोनों को गधा लौटाने का एक आखिरी मौका देता हूँ, वह मौका 10 मिनट का होगा। अब सोच लो, गधा देते हो या मुझसे लड़ाई लड़ते हो। मनमोहन बोला, भाई लालमोहन, ये धोबी बार बार लड़ाई की बात कर रहा है, लगता है कभी राजा का सैनिक था, इसे लड़ने भिड़ने की बड़ी जल्दी है, जबकि हम तो कभी लड़े ही नहीं हैं। ऐसा करते हैं कि बात आगे बढ़े, इससे पहले इसके मुंह पर गदा दे मारते हैं। लाल मोहन बोला कि धोबी भाई, ये गधा तो हमारा ही है, परंतु जब एक गद्दे के लिए रो रहे हो तो हम गधा तुम्हें दान में दे देते हैं। हम वैसे भी जमींदार हैं,
छोटे मोटे चीज दान में देते रहते हैं। धोबी बोला, सचमुच तुम दोनों बड़े दानी हो, चलो गधे के साथ एक भैंस भी दान कर ही दो। मनमोहन बोला कि हम अपने कहे बात से पलट जाए, इससे पहले तुम अपना गधा लेकर चले जाओ। क्या है कि हम जमींदार बड़ी जल्दी बात भूल जाते हैं, ये बात भूल जाए कि आगे क्या कहा था, तुम अपना सड़ा गधा लेकर चले जाओ। धोबी को तो किसी तरह गधा चाहिए था, वह समझ रहा था कि दोनों बेवकूफ हैं, नहीं तो कोई किसी का गधा रखता है और जमींदार गधे की सवारी करता है। वह जल्दी से गधा लिया और उस पर बैठकर निकल गया। किसी ने गजाधर से बता दिया कि दोनों ने एक धोबी का गधा चुरा लिए थे। धोबी बहुत अपमान करके गया है। गजाधर को यह बात बहुत बुरी लगी। दोनों बेवकूफी करने लगे हैं। एक बार खेती किए थे तो देखने ही नहीं गए कि उसका क्या हुआ। वह तो भला हो जुरी काका का कि वह फसल काट कर घर पहुंचा गए। अब भैंस भी उन्हीं को दे दूंगा, दोनों के लिए एक बैलगाड़ी खरीद देता हूँ, उसी से ये अनाज और फल मंडी में ले जाकर बेचा करेंगे, वह बेचने से काफी आय होगी। आखिर दोनों घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो गजाधर ने दोनों के लिए बैलगाड़ी खरीद लिया। तो दोनों बड़ी खुश हुए कि अब हम बैलगाड़ी से दूर तक घूमेंगे, बहुत मजा आएगा। गजाधर ने दोनों को बैलगाड़ी सौंपते हुए कहा कि मैं यह गाड़ी तुम दोनों को सिर्फ घूमने को नहीं दे रहा, बल्कि इससे तुम दोनों मंडी जाओगे, वहां फल और अनाज बेच कर आओगे। यहाँ घर में पड़े रहोगे तो गधागिरी करोगे। गजाधर के एक रिश्तेदार आए हुए थे। वह 9 साल पहले अपने एक दूर के रिश्तेदार की 2 लड़कियों का विवाह अपने एक मित्र के 2 लड़कों से करा दिया था, मगर अब लड़के वाले लड़कियों का गौना नहीं करा रहे थे। तो वह रिश्तेदार उलाहना लेकर आए थे कि आपने कैसे दुष्ट लोगों के पास हमारी बेटियों का विवाह करा दिया कि वह ले जाने को तैयार ही नहीं है। अब लड़की का एक बार विवाह हो जाए तो उसका दूसरा विवाह हो ही नहीं सकता, भले ही वह पति के घर नहीं गई हो, परंतु उसे लोग विवाहित मान लेते हैं। गजाधर रिश्तेदार के साथ उस रिश्तेदार के पास गए कि देखो, दोनों लड़कियां अब तुम्हारी बहुएं हैं, तुम अपनी बहू अपने घर लाओ। तो वह आदमी बोला कि आपने मेरे बेटों का विवाह गलत जगह करा दिया है। जब विवाह किया था तब दोनों बहुत छरहरी थी, सुंदर थी, मगर अब भैंस जैसी लगती है। मुझे भैंसों को बहू नहीं बनाना। गजाधर बोले कि देखो, तुम्हारी बात में कोई दम नहीं है। लड़की लड़की होती है, वह चाहे किसी की भी हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। लड़कियां आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी, बस तुम्हारी नजर बदल गई है। लड़के 2 पैसा कमाने क्या लगे हैं, तुम्हें अपनी बहू ही बुरी लगने लगी है। वह आदमी बोला कि गजाधर, यदि दोनों लड़कियां तुम्हें इतनी पसंद है तो अपने भाइयों के लिए उन्हें क्यों नहीं ले जाता। गजाधर बोला कि वे तुम्हारी बहुएं हैं, तुम्हारी बहू को मैं अपने घर ले जाऊं, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। वह बोला कि हाँ, मुझे अच्छा लगेगा, परंतु मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई मूर्ख लड़कियों को अपनी बहू बनाना पसंद नहीं करेगा। गजाधर बोला कि देखो, कोई भी बात कहने से पहले 1000 बार सोच लेने चाहिए, वरना जोश में लिए गए फैसले बहुत भारी पड़ जाते हैं और वह आदमी जिंदगी भर पछताता रहता है। तुम ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हें रोना पड़े। वह आदमी बोला कि तुम मेरी खुशी देखना ही नहीं चाहते, इसलिए 2 बेवकूफ लड़कियों को मेरी बहू बनाना चाहता है, जबकि मैं उन्हें अब अपनी बहू मानता ही नहीं। गजाधर बोले कि देखो, एक बार सोच लो, कहीं तुम्हें उस जमींदार की तरह पछताना न पड़े जो अपने कुत्ते के लिए पछताया था। वह आदमी बोला, कौन सा जमींदार और कौन सा कुत्ता। तब गजाधर ने बताया कि निगमगढ़ में सुदामा नाम का जमींदार रहता था। उसकी जमींदारी बहुत बड़ी थी, मगर वह जमींदारी से हटकर कुछ अलग काम करना चाहता था, तो उसने दूसरे देश में व्यापार शुरू कर दिया। वह पानी के जहाज से विदेश जाता था और व्यापार कर करके लौटता था। उसे अपने मुनीम पर बहुत विश्वास हो गया था, तो अब उसके सहारे ही व्यापार करता था। एक बार जमींदार ने बड़ा व्यापार करने के लिए अपना जमींदारी तक गिरवी रख दिया और करोड़ों के चक्कर में जहाज को रवाना कर दिया। मुनीम जहाज के साथ था। मुनीम को लालच आया और सारा धन लेकर किसी दूसरे देश चला गया। 1 साल गुजर गया तो वह खबर भेज आया कि जमींदार साहब, मेरा इंतजार न करें, उनका जहाज समुद्र में समा गया था, उनका अब कुछ नहीं बचा। अब मैं दूसरे देश में हूँ और अब लौटने वाला नहीं। जमींदार समझ गया कि मुनीम ने धोखा दे दिया है। जमींदार का व्यापार करने का फैसला ही गलत था।
अब तो जमींदारी भी दांव पर लग गई है। जमींदार को ख्याल आया कि उसका एक मित्र बंजारा है जो अपने कबीले का मालिक है। उसके पास बहुत सारा धन है। यदि मदद कर देता है तो मैं फिर से जमींदारी वापस पा सकता हूँ। जमींदार बिना समय गंवाए अपने मित्र के पास गया और उससे अपनी स्थिति बताई तो बंजारा जमींदार का मदद कर दिया। जमींदार अपना गिरवी रखी जमींदारी पा गया। वह जल्दी ही अपने मित्र को संदेश देना चाहा कि मैं आपको अगले महीने ही पैसा देने वाला हूँ। आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया है उसे हमेशा याद रखूंगा। वह अपने पालतू कुत्ते के गले में एक पत्र बांधकर भेज दिया। कुत्ता बहुत सिखाया पढ़ाया गया था। वह अक्सर जमींदार का संदेश लेकर आता जाता रहता था। तो वह पत्र लेकर बंजारे के पास चला गया। बंजारे ने वह पत्र पढ़ा तो खुश हुआ। उसने जवाबी पत्र लिखकर कुत्ते के गले में डाल दिया और कुत्ते को मांस के टुकड़े खाने को दिया। तो कुत्ते के मुंह में खून लग गया। उसी अवस्था में कुत्ता वापस आ गया। जमींदार जब कुत्ते के मुंह में खून देखा और गले में पत्र देखा तो समझा कि यह कुत्ता गद्दार है। मित्र को तो पत्र दिया नहीं, उलटे उसे मार दिया। वह गुस्से में कुत्ते को तलवार से काट दिया। तभी जमींदार की पत्नी बोली कि आपने ये क्या किया? अरे, कुत्ते को क्यों मार दिया? तब जमींदार बोला, इसने मेरे मित्र पर हमला किया है। स्त्री बोली, आप यह कैसे कह सकते हो? हो सकता है रास्ते में कुत्ते की किसी जानवर से लड़ाई हुई हो और ये जानवर को मार दिया हो। आप पहले पत्र तो देख लीजिए। जमींदार ने जब उसके गले का पत्र खोला तो रोने लगा। वह उसका लिखा पत्र नहीं था, बल्कि बंजारे ने लिखा था कि जमींदार, तुम्हारा पत्र मिला। मुझे पत्र पाकर खुशी हुई। मुझे अगले माह पैसे की जरूरत थी। मैं किसी से कर्ज लेना चाहता था, परंतु मित्र, तुमने मेरी समस्या हल कर दिया है। मेरी लाज रख ली है। जमींदार अपने वफादार कुत्ते को मारकर बहुत पछता रहा था। तो भाई, तुम अपनी बहू मुझे सौंप कर जिंदगी भर पछताने न लगना। वह आदमी बोला कि मैं कभी नहीं पछताऊंगा। तुम उन दोनों को अपने घर ले जाओ। गजाधर लड़की वाले से बोला कि भाई, मैं अब आज ही उन बहुओं को अपने घर ले जाऊंगा और अपने भाइयों से विवाह कराऊंगा। गजाधर उस लड़की वाले के घर गया और दोनों लड़कियों को विदा कराकर अपने घर ले आया। उसे आते देख मनमोहन अपनी भाभी के पास गया कि भाभी, भैया पगला गए हैं। वे एक नहीं, दो भाभी एक साथ लेकर आ रहे हैं। उसकी भाभी भी एक मोटा डंडा लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई कि मैं उन दोनों चुड़ैलों को घर में घुसने नहीं दूंगी। गजाधर भी स्थिति भांप गया कि मेरे मूर्ख भाई मेरी पत्नी को भड़का दिए हैं, तभी तो दरवाजे पर डंडा लेकर टहल रही है। तो गजाधर दूर से ही बोला कि भाग्यवान, जो तुम समझ रही हो वह बात नहीं है। दरअसल मैं इन दोनों को अपने भाइयों के लिए ले आया हूँ। स्त्री बोली कि मूर्ख किसी और को बनाना, मेरे को नहीं। यदि घर में कदम रख दिए तो मैं पैर तोड़कर रख दूंगी। तब दोनों लड़कियों को ही मोर्चा संभालना पड़ा कि जेठ जी ठीक कह रहे हैं, आप झूठे इन पर शंका कर रही हो। हम ऐसी परिस्थिति में यहाँ आई है कि कोई भी शंका कर सकता है। लड़कियों ने जब विस्तार से अपनी कहानी गजाधर की पत्नी को सुनाई तब उसे विश्वास हुआ कि लड़कियां सच बोल रही हैं। वह पति पर खुश हुई कि आपने अच्छा किया कि इन दोनों का विवाह घर बैठे करने का व्यवस्था कर दिया, वरना इन दोनों नमूनों का विवाह ही नहीं हो पाता। लड़कियां समझ नहीं पा रही थी कि जेठानी अपने देवर की प्रशंसा कर रही है या बुराई। वह खुद भी तो उनके कहने पर घोड़ी की तरह भड़क गई थी। बड़ी मुश्किल से मानी है। गजाधर ने दोनों भाइयों का विवाह करा दिया। 1 माह बीतने पर पता चला कि पहले जिन लड़कों से लड़कियों का विवाह हुआ था वह लकड़ी का व्यापार करते थे। एक दिन पेड़ कटवा रहे थे कि पेड़ इनके ऊपर ही आ गिरा। दोनों जिंदा बच तो गए, मगर पैर दब गया था और एक एक पैर दोनों के कट गए थे। अब उनके पिता को समझ में आ गया था कि उनकी एक गलती से उनकी बहुएं दूसरे के घर चली गई थी। अब दोनों लंगड़ों को कोई अपनी लंगड़ी बेटी भी नहीं देगा। गजाधर की सुनाई कहानी याद कर वह बहुत पछता रहा था, मगर अब समय गुजर जाने के बाद सिर पीटने से भी क्या फायदा। आदमी को कभी भी धन के घमंड में अहंकार नहीं करने चाहिए, क्योंकि समय सदा एक जैसा नहीं रहता है और फिर स्त्री का अपमान करने वाले का समय बहुत बुरा हो जाता है। गजाधर के भाई अब अपनी पत्नियों के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगे थे। गजाधर के बताए अनुसार दोनों बैलगाड़ी लेकर बाजार जाया करते थे।
मगर अनपढ़ होने के कारण उल्टे सीधे काम करके आ जाया करते थे। एक बार उन्हें 10 बोरी बाजरा बेचना था तो बाजार ले गए। मनमोहन का मानना था कि बाजरा 20 स्वर्ण मुद्रा में बेचना है, तो लाल मोहन सोच रहा था कि मैं 15 स्वर्ण मुद्रा से कम नहीं लूंगा। अब लाल मोहन को यह भी पता नहीं था कि 20 ज्यादा होता है या 15 ज्यादा हो रहा है। आखिर दोनों व्यापारी के सामने उलझ गए कि मैं 20 से कम में नहीं बेचूंगा, तो लाल मोहन 15 पर अड़ा हुआ था। वह व्यापारी के समझाने पर भी नहीं मान रहा था, तो आखिर में निर्णय यही किए कि हम गजादर से पूछकर पैसा लेंगे। हालांकि व्यापारी जान पहचान का था, तो बोला कि मैं पैसा गजादर को दे दूंगा, तुम दोनों जाओ। जब दोनों घर आए और अपनी अपनी बात गजाधर से बताए, तो माथा पीट लिया कि लाल मोहन अव्वल दर्जे का बेवकूफ है। जब इसे पढ़ने को बोला गया तो जान चुरा रहा था, मगर अब बेवकूफी कर रहा है। वह समझाया कि तुम मनमोहन की बात मान लिया करो, तुमसे मनमोहन समझदार है। तो लाल मोहन अड़ गया कि तुम मेरे को ही दोषी ठहराते हो, मैं मनमोहन की बात क्यों मानने लगा। वह अब मुंह फुलाकर घर ही रहने लगा, तो अब अकेले ही मनमोहन बाजार जाता और सामान बेचकर वापस आ जाता। गजाधर अपने घर पर ही रहता, तो गांव के लोग कुछ न कुछ समस्या लेकर उसके पास आते रहते। गजाधर के पड़ोस में एक स्त्री पुरुष रहते थे। अक्सर वे घर में झगड़ा किया करते थे। उनके झगड़े से पड़ोस के लोग परेशान रहते थे। उनका झगड़ा तब और बढ़ जाता जब गजाधर के पास कोई आ जाता था। वह आदमी भी गजाधर से कहकर चला जाता कि भाई, तुम कैसे इस माहौल में रह लेते हो। हमारे गांव में ऐसा होता तो हम दोनों को गांव से बाहर करा देते, मगर तुम दब्बू आदमी हो। गजाधर को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सोच लिया कि अब वह दोनों को चेतावनी दे देगा कि या तो दोनों शांति बनाकर रखे या फिर गांव का त्याग कर दें। ये सोचकर वह एक दिन दोनों के घर गया और बताया कि आप दोनों उस वक्त लड़ाई कर देते हो जब हमारे पास कोई आदमी आया रहता है। इस तरह हमारी इंसल्ट हो जाता है। तुम्हें लड़ना ही है तो पहले पता लगा लो कि मेरे घर कोई आया तो नहीं है, उसके बाद खूब लड़ो। तुम्हें लड़ना भी चाहिए, हाथों का प्रयोग ज्यादा करो, मुंह का प्रयोग कम करो। अगर पहलवान की तरह लड़ोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और तुम लड़ भी लोगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। गजाधर जब चला आया तो पड़ोसन अपने पति से बोली कि गजाधर हमें समझाने आया था या लड़ाई का तरीका बताने आया था। वह अपने 2 बेवकूफ भाइयों पर हुकूमत क्या चला लेता है, अब पड़ोसियों पर भी हुकूमत करना चाहता है। स्त्री का पति बोला कि देखो, गजाधर ठीक कह रहा है, हमें किसी को परेशान नहीं करने चाहिए। स्त्री बोली कि हमने किसी के डिस्टर्ब होने का ठेका थोड़े ले रखा है। लड़ाई होगी और वह देखता रहेगा, और लड़ाई उसी वक्त होगी जब उसके मेहमान आएंगे। संयोग से दूसरे दिन गजाधर के यहाँ 3-4 खास आदमी आ गए। उसी वक्त दोनों पति पत्नी लड़ाई शुरू कर दिए। अब गजाधर को सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। वह बहुत गुस्से में होकर पड़ोसी के घर गया और समझाया कि लड़ाई मत करो, हमारे घर आदमी आए हुए हैं, चले जाने के बाद लड़ लेना। गजाधर के समझाने के बाद भी दोनों समझने के बजाय हाथापाई पर उतर आए। गजाधर जब दोनों के बीच बचाव करना चाहा तो दोनों ने मिलकर गजाधर की पिटाई शुरू कर दिया। बेचारा किसी तरह जान बचाकर भागा। वह समझ गया कि यह दोनों की साजिश है। साला लड़ते नहीं बल्कि जानबूझकर ड्रामा करते हैं। गजाधर सोचा कि मुझे अब खुद नहीं उलझना चाहिए था, अपने भाइयों को भेजना चाहिए था। तो दूसरे दिन जब पुनः पड़ोसी के घर से आवाज आई तो भाई मनमोहन को भेज दिया। मनमोहन ने पहले बहुत समझाया, परंतु दोनों लड़ते रहे। जब मनमोहन हस्तक्षेप किया तो दोनों ने मनमोहन की पिटाई कर दी। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आया। तीसरे दिन जब फिर पड़ोसी के घर झगड़ा हुआ तो गजाधर बोला कि लाल मोहन, अब तुम ही पड़ोसियों का झगड़ा निपटा सकते हो। वह गजाधर का अधिकार लेकर दोनों के घर गया और हिदायत दिया कि तुम दोनों गुंडागर्दी मत करो, नहीं तो मेरे भाई गजाधर बहुत मारेंगे। तब पड़ोसन बोली कि गजाधर के तुम पालतू पिल्ले, तुम्हें नहीं पता कि गजाधर मार खाकर गया है और तुमको पीटने के लिए भेजा है। भाग जा यहाँ से, पति पत्नी की लड़ाई में नहीं पड़ा करते। लाल मोहन अपने भाई का अपमान नहीं सह सका और दोनों से भिड़ गया। दोनों ने मिलकर लाल मोहन को पीट दिया। पीट जाने के बाद लाल मोहन गजाधर के पास आया कि आप जल्दी चलो,
दोनों ने मुझे बहुत मारा है। आप जल्दी लाठी लेकर चलो, हम आज दोनों को बहुत मारेंगे। गजाधर बोला, नहीं, मैं नहीं जा सकता। किसी के घर में घुसकर हम मारपीट नहीं कर सकते। हमारी गलती है कि किसी के घर में घुस जाते हैं। तब लाल मोहन बोला कि जब आप जानते थे कि नहीं जाना है तो मेरे को भेजा क्यों? मैं पिट गया। दोनों ने मेरा कचूमर निकाल दिया। अब मेरे अपमान का बदला लेने के लिए साथ चलो। तब गजाधर बोला कि मैं उसके घर नहीं जा सकता। लाल मोहन दुखी होकर घर में गया और पत्नी के सामने रोने लगा कि भाई ने मुझे पड़ोसी के घर भेजकर पिटवा दिया और अब कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तब लाल मोहन की पत्नी बोली कि आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कभी तेज तेज सांस नहीं ले सकेंगे। वे आपका नाम सुनकर डर जाएंगे। वह अपनी बहन से बोली कि बहन, याद करो जब हम छोटी थी तो अपनी फसल की रक्षा एक बार चोरों से किया था। ढेले मार मार कर चोरों को बुरी तरह घायल कर दिया था। हमारा निशाना कितना पक्का था कि जहां भी मारती थी वहीं जाकर लगता था। चोर बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग पाई थी। आज हम दोनों पड़ोसियों को सबक सिखाएंगे। दोनों बहनें पड़ोसी के घर चली गई और बिना कुछ बोले दोनों पति पत्नी की पिटाई करने लगी। उन्हें अपने घर में छुपने का स्थान नहीं मिल पा रहा था। दोनों ने दोनों बहनों के चरण पकड़ लिए और कसम खाई कि अब कभी मेरे घर झगड़ा नहीं होगा। अगर कभी मेरे आवाज से कोई परेशानी हुई तो गांव से निकाल देना। उसके बाद फिर कभी पड़ोसी के घर में लड़ाई नहीं हुई। पड़ोसियों को गांव के जमींदार ने तीनों भाइयों की पिटाई करने के लिए पैसे दिए थे कि तीनों को खूब पिटाई कर दो, उनकी इज्जत उतार लो कि गांव में किसी को मुंह नहीं दिखा पाए। साजिश के तहत ही पति पत्नी झगड़ा करने का नाटक करते थे और बारी बारी से तीनों को पीट दिए थे। समझते थे कि बेवकूफ है, आराम से पिट जाएंगे और किसी से चर्चा भी नहीं करेंगे। मगर दोनों की पत्नियों ने ऐसी पिटाई की कि फिर कभी घर से बाहर नजर नहीं आए, कभी घर से आवाज नहीं आई। हमेशा याद रखे, बुद्धि और साहस किसी भी बड़ी ताकत से ज्यादा असरदार होते हैं। कभी कभी निर्णय लेने के लिए आपको अपनों पर विश्वास करना और साथ देना सीखना होता है। एक ऐसी लोक कथा जो रिश्तों के उतार चढ़ाव और एक शातिर दिमाग के परिवर्तन की कहानी है। ये कहानी आपको भावनाओं के कई मोड़ से गुजारेगी और अंत में एक गहरा संदेश देगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। शांतनगर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां माधव नाम का एक युवा किसान अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। उस घर में केवल ये दो ही लोग थे। थोड़ी सी जमीन थी, इसीलिए परिवार की जरूरतें भी सीमित थी। उनका जीवन खुशी खुशी कट रहा था। दोनों दिन भर खेतों में काम करते और एक गाय थी जिसकी सेवा करते। कुछ समय बाद माधव को महसूस हुआ कि उसकी पत्नी रमा पर काम का बोझ कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। रमा ने कभी जुबान से कुछ नहीं कहा, पर माधव अपनी आंखों से देखता था कि सुबह उठते ही घर का खाना बनाना, फिर गाय को चारा डालना, दूध निकालना, ये सब करने के बाद वह उसे खाना खिलाती, खुद खड़ी रहती और फिर सारा दिन उसके साथ खेतों में पसीना बहाती। शाम को वापस लौटने पर फिर वही गाय की सेवा, दूध निकालना और रात का भोजन तैयार करना। इस तरह उसकी जिंदगी में आराम का नामो निशान नहीं था। माधव ने काफी सोचने के बाद एक दिन अपनी पत्नी से कहा, देखो, अब तुम खेतों का काम पूरी तरह छोड़ दो। बाहर का सारा काम मैं अकेले संभाल लूंगा। तुम बस घर और गाय की देखभाल करो। रमा ये बात न जाने कब से अपने मन में दबाए बैठी थी, पर संकोच के कारण कह नहीं पाई थी। जैसे ही पति ने खुद यह सुझाव दिया, वो बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मुझे तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। मुझे थोड़ा समय मिलेगा तो मैं अपनी सेहत पर भी ध्यान दे पाऊंगी और घर की छोटी मोटी जरूरतें भी पूरी कर सकूंगी। माधव ने अपनी बात जारी रखी, हाँ, मैंने कई दिनों से देखा है कि तुम आधा भोजन खाकर ही मेरे साथ खेत की ओर चल देती हो। तुम कई कई दिनों तक स्नान भी नहीं कर पाती। मैंने यह भी ध्यान दिया है कि तुम पहले से कितनी दुबली हो गई हो। मैंने यही फैसला लिया है कि औरत का काम घर को संवारना होता है, खेत जोतना नहीं। और वैसे भी हमारी ऐसी कोई मजबूरी तो है नहीं कि हमें इतना कमर तोड़ परिश्रम करना पड़े। सबसे बड़ी बात, घर में खुशहाली तभी रहती है जब घर की स्त्री प्रसन्न हो। स्त्री की मुस्कान से ही घर हंसता है, और अगर घर की स्त्री दुखी हो
तो वह घर दूर से ही उदास और बोझिल दिखाई देता है। ये बात मैंने अपने गुरु से सीखी थी, पर काम के चक्कर में मैं इसे भूल गया था। लेकिन तुम्हारी गिरती हुई सेहत ने मुझे जगा दिया। अब तुम घर में रहो और सिर्फ उतना ही काम करो जिससे घर चल जाए। काम पर जितना ध्यान दो उससे दोगुना अपनी तंदुरुस्ती पर दो। जब तक हमारे भीतर सांस है तभी तक यह संसार है। आंखें बंद होते ही दुनिया से नाता टूट जाता है। माधव काम पर निकल गया और रमा की तो जैसे मौज हो गई। अब वह पड़ोस की औरतों से बातचीत करने के लिए भी समय निकाल लेती थी। एक दिन पास के घर में रहने वाली उसकी पड़ोसन सीमा ने कहा, बहन बुरा मत मानना, पर मैं देखती हूँ कि तुम्हारे विवाह को पूरे 5 साल हो चुके हैं, फिर भी तुम्हारी गोद सूनी है। मैं तो 8 साल पहले इस घर में आई थी और आज मेरे 3 बच्चे हैं। तुम्हें इस विषय पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। ये सुनकर रमा ने कहा, बहन तुम सही कह रही हो, मुझे तो कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि इस बारे में सोच पाती। पर अब मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी, जरूरत पड़ी तो इलाज भी करवा लूंगी। तब सीमा ने कहा, नहीं बहन, तुम्हें इलाज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें तो सिर्फ किसी सिद्ध महात्मा के आशीर्वाद की आवश्यकता है। हम लोग पास के जंगल में लकड़ी लेने जाती रहती है तो देखती है कि इन दिनों एक पहुंचे हुए महात्मा वहां आकर रुके हैं। वे हर 2-3 साल में एक बार इस जंगल में आते हैं। मैंने 2-3 बार उनसे आशीर्वाद लिया है और सच मानो मेरे तीनों बच्चे उन्हीं के आशीर्वाद से हुए हैं। उनकी वाणी इतनी सिद्ध है कि जो वह कह देते हैं वही हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते, किसी को अपना पांव नहीं छूने देते। वे औरतों से 7 हाथ की दूरी बनाकर रखते हैं और अपने चारों ओर एक गोला खींचकर उसके बीच में रहते हैं ताकि कोई दौड़कर उनके चरण न छू ले। अगर तुम चाहो तो आज दोपहर मेरे साथ उनके आश्रम चल सकती हो। रमा ने तुरंत सहमति दे दी। हाँ बहन, घर में लकड़ी भी खत्म हो चुकी है, मैंने अपने पति से कहा था। तो बोले कि अभी उपले से काम चला लो, 2 दिन में खेती का काम खत्म करके मैं खुद जंगल से लकड़ी ला दूंगा। मगर अब तुम कह रही हो तो मैं लकड़ी भी ला दूंगी और महात्मा जी से मिल भी लूंगी। दोनों पड़ोसी ने महात्मा जी से मिलने दोपहर के समय जंगल की ओर चल दी। महात्मा अपने स्थान पर बैठे मिले, पर वह कुछ ही घंटों में वह जंगल छोड़ने वाले थे। उन्हें वहां आए 3 माह बीत चुके थे और वे 3 माह से अधिक कहीं नहीं ठहरते थे। महात्मा ने स्त्रियों को देखकर पूछा, माताओं तुम लोगों को क्या कष्ट है? माधव की पत्नी रमा ने उन्हें बताया, महात्मन, मैं एक बहुत दुखी स्त्री हूँ। मेरे विवाह के 5 साल हो गए हैं, पर मेरी गोद अभी तक खाली है। महात्मा बोले, माता मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरा काम तो सिर्फ प्रभु का ध्यान करना और भजन गाना है। मुझे गृहस्थों के काम से क्या लेना देना? तुम सब अपने घर जाओ। रमा बोली, बाबा आप तो सिद्ध महात्मा है, आपके आशीर्वाद मात्र से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा बोले, नहीं, पुत्र चाहिए तो अपने पति से बात करो। इस काम में कोई दूसरा पुरुष तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो, पुत्र की चाहत में किसी दूसरे पुरुष के पास आ गई हो। फिर वह जोर से बोले, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और स्त्रियों से दूर रहता हूँ। महात्मा की यह बात सुनकर रमा को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि यह महात्मा बदमाश है, इसकी बातें भी अजीब लग रही है। वह महात्मा से बोली, तुम इस जंगल के महात्मा हो या कोई ढोंगी यहाँ आ गया है? तुम्हें औरतों से इस तरह बात करते हुए जरा भी लाज नहीं आती? मैं तुम्हारी दाढ़ी में आग लगा दूंगी। स्त्री का ऐसा तेज देखकर महात्मा की हालत खराब हो गई। महात्मा ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई स्त्री ऐसा व्यवहार भी कर सकती है। उनकी आदत थी कि मुंह पर कुछ भी बोल देते थे और स्त्रियां उनकी बातों को आशीर्वाद समझकर मान लेती थी। मगर जब रमा लड़ने के लिए तैयार हो गई तो महात्मा बोले, माता तुम नाराज ना हो, ऐसी ही मेरी आदत है। मेरा आशीर्वाद देने का ढंग कुछ अलग है। रमा ने कहा, जाओ भाड़ में गया तुम्हारा आशीर्वाद, मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। गुंडे बदमाश साधु का वेश धरकर जंगल में आ जाते हैं और अकेली औरतों को देखकर गंदी बातें करते हैं। पड़ोसन सीमा ने रमा को समझाना चाहा, तुम बेकार में महात्मा पर इतना गुस्सा कर रही हो। महात्माओं की बातों पर ध्यान नहीं देते, इनकी वाणी सिद्ध है। अगर यह कह देंगे कि तुम्हें पुत्र होगा तो वह होकर ही रहेगा। मैं कई बार इनसे मिल चुकी हूँ, ये कोई गलत महात्मा नहीं है।
ये कभी किसी स्त्री को छूते नहीं। तुम मेरी बात मानो और महात्मा से मत उलझो। रमा बोली, मुझे अब किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसे नाजायज तरीके से पुत्र नहीं चाहिए। मैं पुत्र के लिए किसी पाखंडी के सामने सर नहीं झुका सकती। महात्मा को अब उस स्त्री के जवाब में कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। महात्मा बोले, माता, मैं तुम्हारे इस व्यवहार से भी बहुत खुश हूँ। मैंने तो तुम्हें चिढ़ाने के लिए ही कटु वचन बोले थे। तुम इस क्रोधी रूप में बहुत सुंदर लग रही हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम आज से 10 माह बाद एक तेजस्वी पुत्र की माता बनोगी, मगर वह तेजस्वी एक अलग तरह का चतुर होगा। रमा महात्मा के मुंह से पुत्र की बात सुनकर एकदम शांत हो गई। उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए महात्मा से क्षमा मांगी और अपने घर की ओर लौट पड़ी। उसे जंगल से लकड़ी काट कर लाने का ध्यान भी नहीं रहा। साथ वाली सीमा भी उसी के साथ वापस आ गई। उधर महात्मा भी अपना सामान समेट कर दूसरे नगर के लिए निकल गए। माधव की पत्नी बहुत खुश थी कि महात्मा ने उसके नाराज होने के बाद भी आशीर्वाद दे दिया। उसने घर आने पर पति को सारी बात बताई। माधव ने जब पुत्र होने का आशीर्वाद सुना तो वह भी बहुत खुश हुआ, पर जब उसने यह सुना कि पुत्र अलग तरह का चतुर होगा तो वह चिंतित हो उठा। उसे लगा कि अलग तरह का चतुर होने का मतलब तो ठग या धोखेबाज होना भी हो सकता है। वह अपनी पत्नी पर नाराज हुआ। तुमने महात्मा से अभद्रता की है, इसीलिए उन्होंने पुत्र होने का वरदान तो दे दिया, पर उसमें एक पूंछला जोड़ दिया है कि पुत्र अलग तरह का चतुर होगा। तुम उनकी बात का सही अर्थ नहीं समझती। उनकी बात का सही अर्थ यही है कि बेटा ठग या धोखेबाज बनेगा। उन्होंने तुम्हारी गलतियों को माफ नहीं किया है, बल्कि तुम्हें सजा दे दी है। रमा बोली, पहले बच्चा आ जाने दो, फिर उसका निवारण भी ढूंढ लेंगे। महात्मा 2-3 साल में फिर जंगल में पधारेंगे। उस बार ऐसी झिड़की लगाऊंगी कि उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। माधव बोला, भाग्यवान, महात्माओं पर क्रोध करके कोई उन्हें वश में नहीं रख सकता। तुम जब भी उनसे मिलने जाना तो प्रेम और आदर से प्रार्थना करना, तब शायद वह अपनी वाणी वापस ले ले और फिर बेटे को सिर्फ तेजस्वी होने का आशीर्वाद दे दे। इस तरह पति पत्नी अपने कामों में व्यस्त हो गए। देखते देखते 10 माह गुजर गए। 10वें माह की समाप्ति पर रमा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पति पत्नी बहुत खुश हुए। उनके घर में खुशियों के दिन बीतने लगे, मगर रमा को एक चिंता थी कि उसे महात्मा से बेटे के लिए आशीर्वाद बदलवाना है। उसने अपनी पड़ोसन सीमा से कहा, बहन, जरा पता करती रहना कि महात्मा कब जंगल में आते हैं। सीमा ने भी कहा कि वह पता करके बताएगी। ये 3रा साल है, हर 3रे साल में वे जंगल में आते हैं। अब वे किसी भी दिन आ सकते हैं। इस तरह रमा रोज पता लगाती रही, मगर महात्मा निश्चित समय गुजर जाने के बाद भी नहीं आए। साल दर साल 10 साल गुजर गए, पर महात्मा नहीं आए। उधर माधव का बेटा शेखर, जिसका नाम उन्होंने गिरधर रखा था, अब अपना हुनर दिखाने लगा था। वह पड़ोसियों का सामान उनकी आंखों के सामने से ऐसे गायब कर देता जैसे कोई बड़ा जादूगर हो। 1-2 सामान तो उसने अपनी माँ के संदूक में लाकर छिपा दिए थे। तब माँ समझ गई कि महात्मा का बुरा आशीर्वाद काम करने लगा है। बेटा बड़ा होकर चोर या डाकू बनेगा। उसने अपने पति से कहा, अरे सुनते हो जी? अरे माधव, हमारा बेटा पड़ोस में हाथ साफ करने लगा है। आप इसे अपने से दूर मत रखिए, वरना किसी दिन हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। माधव ने पत्नी से पूछा, उस महात्मा का क्या हुआ? वे आज तक फिर कभी नहीं आए? रमा बोली, हाँ, वे फिर कभी नहीं आए। शायद अब जिंदा भी ना हो। अगर जीवित होते तो आ गए होते। अब एक ही उपाय है कि हम बेटे की निगरानी खुद करें। माधव अब बेटे को रोज अपने साथ खेत में काम पर ले जाता, मगर शेखर खेत में भी हाथ की सफाई दिखा देता। वह दूसरे की फसल की चोरी करता और गांव में भी कोई न कोई गड़बड़ी कर देता। धीरे धीरे वह 18 साल का हो चला तो उसकी आदतें और भी बिगड़ती गईं। एक दिन वह चोरी की नीयत से एक पड़ोसी के घर में घुस गया। वह जिस कमरे में घुसा वह पड़ोसी की बेटी का था। वह उस कमरे में छिप गया। उधर खाना खाकर जब पड़ोसी की बेटी अपने कमरे में आई तो उसे कुछ अजीब लगा। वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गई और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और जाकर अपनी माँ के पास सो गई। शेखर जिस जुगत से गया था वह तो हाथ नहीं आई, उलटे वह जाल में फंस गया। उसकी सारी हाथ की सफाई धरी की धरी रह गई। जब रात को शेखर अपने बिस्तर पर नहीं था
तब माँ को खबर हो गई। उसने माधव को बताया, बेटा घर में नहीं है और बहुत देर से नहीं है। भगवान जाने आज क्या गुल खिलाएगा। ये एक दिन हमें गांव से बाहर करवा कर ही मानेगा। इससे तो अच्छा था कि हमारी कोई औलाद ही नहीं हुई होती। मैं उस दुष्ट महात्मा के पास जाकर गलती कर बैठी। ये नालायक जन्म ले लिया। उधर शेखर पड़ोसी के घर में बंद था। वह रात भर कमरे में कैद रहा। सुबह हुई तो लड़की की मां जागी और बेटी के कमरे का दरवाजा खोला तो शेखर उसकी बेटी के बिस्तर पर आराम से सोया हुआ था। वह स्त्री ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और शोर मचाने लगी कि हमारे घर में चोर है, वह कमरे में बंद है। शोर सुनकर गांव के लोग जमा हो गए। दरवाजा खोलने पर उस कमरे में शेखर मिल गया। फिर क्या था, गांव के लोगों ने उसकी खूब पिटाई की। सबने कहा कि यह गलत नियत से घर में घुसा था। गनीमत थी कि रात के वक्त उसकी बेटी उस कमरे में नहीं सोई थी। माधव और उसकी पत्नी को तो रात में ही पता चल गया था कि शेखर कहीं फंस गया है, नहीं तो लौट आता। उधर गांव वालों ने माधव पर पंचायत बैठा दी कि या तो बेटे को गांव से बाहर करो या तुम खुद परिवार के साथ गांव छोड़ दो। गांव वालों ने दो विकल्प इसलिए दिए क्योंकि सभी जानते थे कि माधव बहुत भला आदमी है, वह सबके सुख दुख में शामिल होता था। शायद ही कोई घर हो जिसकी उसने मदद न की हो। तो लोगों ने सिर्फ उसे बेटे को त्याग देने की सलाह दी, या नहीं त्यागने पर उसे खुद जाना होता। जब गांव वालों ने अपना फैसला सुनाया तो माधव बोला, मैं जिंदगी भर गांव वालों के साथ सुख दुख में रहा हूँ और मरते दम तक गांव वालों के साथ रहूंगा। वह अपने बेटे शेखर को गांव से निकालने के लिए तैयार हो गया। पंचायत के सामने ही उसने उसे मारा पीटा और गांव छोड़कर चले जाने को कहा। माधव ने पंचायत से कहा, आज के बाद मुझे शेखर से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग शेखर की किसी गलती के लिए मुझसे कोई शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि इसे सीधे राज दरबार ले जाकर फांसी चढ़वा देंगे तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। जब शेखर के पिता ने उसे त्याग दिया तो वह गांव छोड़कर चला गया। उसे गए हुए 3 साल गुजर गए। वह फिर वापस लौटकर नहीं आया। इधर कुछ दिनों तक माधव और उसकी पत्नी बेटे को कोसते रहे, मगर मन ही मन बेटे की कमी उन्हें कचोटने लगी। माँ तो अपने बेटे की गलती मानती ही नहीं थी। उसका मानना था कि यह सब उस साधु की गलती है। उसने ही मेरे बेटे को शापित कर दिया। उसी श्राप के चलते शेखर गलतियां करता है। वह जानबूझकर कुछ भी नहीं करता। ये सब महात्मा के श्राप का असर है। जब 2 साल बाद भी शेखर वापस नहीं आया तो माँ की ममता चीख उठी। वह अपने पति से बोली, चाहे कुछ भी हो, आप बेटे को ढूंढ कर लाइए। उधर गांव वालों को भी जब पता चला कि शेखर महात्मा द्वारा शापित है तो उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया और बोले कि शेखर को आप ढूंढकर वापस ला सकते हैं। हम सभी को अब कोई ऐतराज नहीं होगा। पत्नी तो पहले से ही यही चाहती थी, तो उसने अपने पति को समझाया, हम जी कर क्या करेंगे जबकि अपना बेटा कहीं दुख भोग रहा हो। चलो हम उसे ढूंढ कर लाते हैं। दोनों घर से बेटे को ढूंढने निकल गए। पूरे 1 साल बीत गया मगर वे वापस नहीं आए। तो गांव वाले एक परिवार के गांव छोड़कर चले जाने से बहुत दुखी हुए। अब तो गांव वाले दबी जुबान से यह भी कहने लगे थे कि शेखर भी निर्दोष था। दोषी पड़ोसी की बेटी थी, उसी ने उसे अपने घर में बुलाया होगा। बेचारा मासूम फंस गया और वह उसे धोखा देकर खुद अपने ससुराल चली गई। इस तरह 5 साल और गुजर गए। एक दिन गांव का साहूकार दूसरे एक नगर में किसी काम से गया हुआ था तो उसे शेखर मिल गया। साहूकार ने उसे बताया, तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढने के लिए 3 साल पहले घर से निकले थे, मगर अब तक वापस नहीं आए। गांव वाले तुम्हें बड़ी बेचैनी से खोज रहे हैं। वे अब तुम्हें दोषी मानते ही नहीं, दोषी पड़ोसी की लड़की को मानते हैं। तुम वापस अपने घर चलो, तुम्हारी जमीन बेकार हो रही है, घर के सामने घास उग आई है। तुम अपना घर संभालो और माँ बाप की खोज करो। चलो मेरे साथ ही गांव वापस लौट चलो। शेखर पहले तो गांव वापस नहीं आता, मगर अपने माता पिता के चले जाने की बात सुनकर घर लौट आया। साहूकार ने गांव वालों को बताया कि शेखर अब रतनपुर में काम करता है, अब ये गांव में कम ही रहेगा। शेखर कई दिनों तक गांव में रहा। उसने खेत को ठीक कराया और घर की साफ सफाई करवाई। फिर वह रतनपुर के लिए निकल गया और 1-2 हफ्तों में ही बहुत सारा सामान लेकर लौट आया। फिर वह आराम से 5-6 महीने घर से कहीं नहीं गया। घर में अकेला ही रहता था, उसे किसी बात की चिंता नहीं थी।
वह मस्त होकर घूमता रहता था। उधर गांव में रमेश नाम का भी एक लड़का रहता था। वह भी अकेले ही रहता था। दिन भर खेत में काम करता, घर आकर भोजन बनाता, खाता और फिर सो जाता। इसी दिनचर्या में उसकी जिंदगी गुजर रही थी। अक्सर रात में नींद खुलने पर रमेश सोचता कि शेखर किस तरह से पैसा कमाता है कि जब से गांव में आया है बिना कोई मेहनत किए बैठा बैठा खा रहा है, और एक मैं हूं जो दिन रात पसीना बहाता हूं, फिर भी अगले दिन के भोजन की भी व्यवस्था नहीं कर पाता हूं। उसने सोचा, सुबह होने दो, मैं शेखर से बात करूंगा कि वह मुझे भी अपने साथ ले चले। दूसरे दिन सुबह रमेश शेखर के पास गया और बोला, मित्र, अब मुझसे इतना कठिन काम नहीं हो पाता, तुम मुझे भी अपने साथ अपने काम धंधे पर ले चलो, मैं भी तुम्हारी तरह सुखी रहना चाहता हूं। शेखर ने कहा, भाई, नगर में सिर्फ तजुर्बे वाले को ही कोई काम मिल पाता है, जबकि तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है। तुम सिर्फ खेती का काम जानते हो, मगर नगर में खेती का काम नहीं होता। वहां बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजा, मंत्री आदि रहते हैं। मैं तुम्हें राजा के दरबार में भी काम दिलवा देता, मगर तुम अनपढ़ हो, कहीं भी जाओगे तो मजदूरी का ही काम मिलेगा, जबकि तुम सिर्फ खेती का काम जानते हो। अच्छा तो यही है कि अपने गांव में रहकर काम करो। रमेश बोला, ठीक कहते हो भैया, मैं शहर के लायक नहीं हूं, मगर तुम चाहो तो मेरी गरीबी दूर कर सकते हो। तुम मुझे 2 गाय खरीद कर दे दो तो हमारा गुजारा भी हो जाएगा। हम उसके दूध से अपना रोजगार शुरू कर लेंगे और हम तुम्हें जिंदगी भर दूध लाकर देते रहेंगे। शेखर बोला, जब कोई अवसर आएगा तो ये काम भी कर दूंगा। अभी फिलहाल मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए हैं, कल या परसों काम पर जाना है। शेखर कोई इज्जत का काम नहीं करता था। वह एक जन्मजात शातिर ठग था। वह इतनी सफाई से हाथ की कारीगरी दिखाता था कि बड़े से बड़े चतुर आदमी दंग रह जाते। अपनी इसी ठगी के कारण वह गांव से निकाला गया था और अपनी इन हरकतों के चलते ही उसने अपने माता पिता को भी खो दिया था। अगले दिन वह फिर किसी नए शिकार की तलाश में निकला। वह दिन भर घूमता रहा, मगर उसे अपनी चाहत के हिसाब से कोई मालदार शिकार नहीं मिला और वह छोटा शिकार करना नहीं चाहता था। शेखर को एक गांव के पास पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी। उसने गांव से कुछ दूरी पर देखा कि एक कमजोर बुढ़िया कहीं से आ रही है। उसके पास एक बड़ी गठरी है जिसे वह उठा पाने में असमर्थ है और वह बहुत थक भी गई है। शेखर ने सोचा, अच्छा मौका है इस गांव में ठहरने का। वैसे भी इस गांव में मेरा कोई जानने वाला नहीं है और मैं जानबूझकर अनजान गांव में आया हूं। अगर मैं बुढ़िया की मदद कर दूंगा तो शायद मुझे रात में ठहरने का ठिकाना मिल जाए। वह बुढ़िया के पास गया और बोला, माए, लगता है अब तुमसे ये गठरी ढोई नहीं जा रही है, कहो तो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं? बुढ़िया बोली, बेटा, अगर गठरी ले चलोगे तो मेरा बहुत बड़ा भला करोगे। मैं 5 कोस दूर से इस गठरी को ले आ रही हूं, पर गांव के नजदीक आते आते मेरी ताकत जवाब दे गई है। अब एक कदम भी गठरी लेकर नहीं चला जा रहा। महापुरुष सच ही कहते हैं कि नाव बीच मझधार में नहीं डूबती, अक्सर किनारे आकर ही डूब जाती है। शेखर बोला, माए, मैं आपकी गठरी लेकर आपके घर पहुंचा देता हूं। आप आगे आगे चलो, क्योंकि मैंने तो आपका घर देखा नहीं है। बुढ़िया बोली, बेटा, तुम किस गांव के हो? शेखर बोला, माए, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं सुरजनपुर का रहने वाला हूँ। मैं गाय का व्यापारी हूँ, इसलिए एक गाय खरीदने के चक्कर में चला था। मुझे मनपसंद गाय तो कहीं नहीं मिली, पर अनजाने में चलते चलते बहुत दूर आ गया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आपको घर छोड़कर फिर अपने गांव के लिए लौट जाऊंगा। बुढ़िया बोली, ये क्या बातें कर रहे हो बछुआ? रात में इतनी दूरी कैसे तय कर पाओगे? अरे, आज की रात तुम मेरे घर ठहरो, मैं चलकर खाना बना देती हूँ। आराम से खाओ पियो और सो जाओ। सुबह नाश्ता करने के बाद अपने घर लौट जाना। शेखर यही तो चाहता था। उसे बिना कुछ कहे आसरा मिल गया था। वह आराम से खा पी कर बुढ़िया के घर सो गया। वह दिन भर चलने के कारण बहुत थका हुआ था, तो उसे ऐसी गहरी नींद आई कि अगले दिन सूरज निकलने के बाद तक सोता रहा। बुढ़िया ने भी उसे नहीं जगाया। जब उसकी नींद खुली तो देखा दिन निकल चुका था। बुढ़िया ने तब तक नाश्ता बना दिया था। वह हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। जब चलने लगा तो रास्ते के लिए बुढ़िया ने उसे एक छोटे से मटके में एक पाव माखन दे दिया और बोली, बेटा, दोपहर में भोजन के बदले इसे ही खा लेना।
अब उसे दोपहर के लिए भी अच्छा खासा नाश्ता मिल गया था। वह उस गांव से आगे के लिए चल पड़ा। उसे ख्याल आया कि मैं कोई साधु महात्मा तो हूं नहीं, किसी न किसी को ठगना तो है ही, मगर ठगने के लिए वैसा माहौल चाहिए जो अभी दिख नहीं रहा। अब इस मक्खन से ही किसी को मूर्ख बनाता हूँ। शेखर ने उस मटके में पड़े थोड़े से मक्खन को बाहर निकाल लिया और छोटे मटके को 3 हिस्सा मिट्टी से भर दिया। उसके ऊपर मक्खन रख दिया। देखने से ऐसा लगता था कि पूरा मटका मक्खन से भरा हुआ है। शेखर उस मटके को लेकर चल दिया। आगे उसे एक छोटा सा बाजार मिला, जहां पर एक साहूकार सोने चांदी के खिलौने बेच रहा था। सोने का घोड़ा देखकर तो शेखर का मन ललचा उठा। वहीं साहूकार मक्खन देखकर ललचाने लगा। वह शेखर से बोला, क्या तुम्हारा मक्खन ताजा है? शेखर बोला, हाँ बिल्कुल ताजा है, सुबह का ही दही मथ कर निकाला गया है। साहूकार बोला, क्या तुम इस मक्खन को बेचोगे? शेखर बोला, अवश्य बेचूंगा। अगर तुम सोने का घोड़ा मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें अपना सारा माखन दे दूंगा। साहूकार बोला, तो सौदा पक्का, तुम मक्खन दे दो, मैं तुम्हें घोड़ा दे देता हूँ। शेखर जल्दी से सोने का घोड़ा ले वहां से निकल गया। उसने सोचा, थोड़े से मक्खन के बदले इतना बड़ा सोना, असली है या नकली, इसका परख तो मैंने किया ही नहीं। वह एक पत्थर पर रगड़ कर देखा तो पूरा का पूरा घोड़ा भर भरा कर टूट गया। वह पूरी तरह से मिट्टी का था, वह भी कच्ची मिट्टी का, पकाया भी नहीं गया था। ऊपर से सोने के रंग का पालिश चढ़ा दिया था। सोना उसमें जरा भी नहीं था। शेखर समझ लिया, साहूकार यह तो मुझसे भी बड़ा ठग है, मगर उसने भी क्या याद रखेगा। जब माखन खाएगा तब पता चलेगा कि उसे अपने बाप से भेंट हो गई है। उस दिन तो शेखर घर लौट आया, परंतु वह उस ठग के विषय में सोचता रहा कि अवश्य ही यह मुझसे ज्यादा ठगी करने का तरीका जानता है। हो सकता है यह ठग विद्या में माहिर हो। मैं अभी नौजवान हूँ, पर वह बूढ़ा हो चला है। अगर कभी मिल गया तो उससे दोस्ती कर लूंगा। ये सोचकर दूसरे दिन भी उसी स्थान पर गया जहां वह पिछले दिन खिलौना बेच रहा था, मगर वहां वह नहीं मिला। वहां बहुत से लोग लाठी डंडा लिए उसे ढूंढ रहे थे। एक आदमी ऐसा भी था जिसने उससे माखन खरीद लिया था। घर जाने पर जब माखन को दूसरे बर्तन में रखने लगा तो थोड़ा सा माखन था, बाकी सब मिट्टी से भरा था। जबकि उस आदमी से उसने चमत्कारी माखन बताकर 10 चांदी के सिक्के ले लिए थे। उन आदमियों में से एक ने पूछा, क्या तुमने उस आदमी को देखा है या जानते हो कि वह कहाँ का था, कहाँ रहता है? शेखर बोला, भैया मत पूछो, मैं भी ठगा गया हूँ। वह मुझे भी 10 चांदी के सिक्के का चूना लगा गया है। शेखर वहां से दूसरे गांव के लिए चल दिया और सोचने लगा, कमाल का आदमी है, मेरा दिया माखन भी 10 सोने के सिक्के में बेच दिया। मिल गया तो उसे गुरु बना लूंगा। मगर फिर सोचने लगा, नहीं नहीं, उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकता। वह बहुत बड़ा ठग है, वह मुझे भी कहीं बेच सकता है। उसने ठगी करते उम्र गुजार दी है और मैं अभी नया खिलाड़ी हूँ। ये सोचते हुए वह आगे निकल गया। काफी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक आदमी चला जा रहा है। वेशभूषा से वह वैद्य जैसा दिख रहा है। शेखर तेजी से बढ़कर उसका साथ पकड़ लिया। गौर से देखा और बोला, वाह उस्ताद, तो आप हो? मैं तो समझा था कि कोई वैद्य महाराज है। वह आदमी थोड़ा झेप गया कि ये लड़का तो मुझे पहचान लिया। अभी कल ही तो इसका माखन लेकर नकली सोने का घोड़ा बेच दिया था। शेखर ने देखा कि बूढ़ा मुझे देखकर घबरा रहा है तो बोला, घबराओ नहीं उस्ताद, हमारी और आपकी बिरादरी एक है, हमारा धंधा एक है, हम साथ मिलकर तो राजा का राज भी हड़प सकते हैं। इस वक्त किसे लूटने का इरादा है? वह आदमी बोला, धंधा करके वापस आ रहा हूँ और अपने घर जा रहा हूँ। शेखर बोला, क्या आप मुझे अपने घर ले चलेंगे? वह आदमी बोला, क्यों नहीं, चलो मेरे घर, परंतु याद रखना किसी दिन मैं भी तुम्हारे घर चलूंगा। शेखर बोला, किसी दिन क्यों, कल ही चलते हैं। मेरा घर कोई बहुत दूर थोड़ी है, यही कोई 20 कोस दूर है। चांदपुर का रहने वाला हूँ, श्रीधर मेरा नाम है। शेखर ने नाम पता झूठ बता दिया तो वह आदमी बोला, मेरा नाम बद्रीनाथ सेठ है, मैं सामने वाले गांव चकनी का रहने वाला हूँ। अब हम हमारे घर ही तो चल रहे हैं। शेखर उसके घर पहुंच गया। उसका घर कोई बड़ा नहीं था, उसके घर में भी उसके अलावा कोई नहीं था, अकेले रहा करता था। शेखर ने उसकी निजी जिंदगी के विषय में उससे कुछ नहीं पूछा। दोनों ने मिलकर खाना बनाया और खाया। फिर कल क्या करना है इस पर विचार किया। अब दोनों मिल चुके थे,
साथ ठगी करने को तैयार थे। बद्रीनाथ सेठ बोला, कल हम धनपुर एक साहूकार बनकर चलेंगे। वहां के जमींदार की मृत्यु हो चुकी है। वहां का रीति रिवाज कुछ अलग है। लोग मरने पर जलाए या दफनाए नहीं जाते, बल्कि कब्र में दफनाए जाते हैं। हमें उस जमींदार के बेटे को ठगना है। कल ही जमींदार की अंतिम संस्कार का भोज है, तो हम भोज भी खाएंगे और मोटी रकम का चूना भी लगाएंगे। जमींदार कोई साधारण अमीर नहीं था। 10-20 हजार स्वर्ण मुद्राएं उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हम थोड़ी अक्ल से काम लेंगे। चलते वक्त हम तुम्हें उसकी कब्र दिखा देंगे। अब तुम पूछ सकते हो कि हमें कब्र देखने से क्या फायदा होने वाला है? शेखर बोला, उस्ताद समझ गया, हम भी कोई ऐरे गहरे ठग नहीं है। उड़ती चिड़िया के भी वजन तौल सकते हैं। हमें जरूरत पड़ने पर उस कब्र में घुसकर बैठना होगा। मगर एक बात और है, कब्र बहुत गहरी खुदी होती है। आदमी घुस तो सकता है, मगर बिना किसी की मदद के बाहर नहीं निकल सकता। तुम मुझे कब्र से बाहर निकाल तो लोगे ना? कहीं धन के लालच में मुझे उसी में छोड़ दिया तो मेरी तो उसी में मिट्टी लग जाएगी। बद्रीनाथ सेठ बोला, क्या बात करते हो? तुम अब मेरे मित्र हो, और अब धन किसके लिए इकट्ठा करना? मेरा है ही कौन? न पत्नी न बेटे, मैं अकेला आदमी हूँ। हो सकता है हम कुछ दिन साथ रहे तो तू ही मेरा बुढ़ापे का सहारा बन जाए। दोनों बातें करते करते सो गए। सुबह में जल्दी उठे क्योंकि उन्हें धनपुर भी जाना था। धनपुर बहुत दूर था। सुबह चलते चलते दोनों शाम को धनपुर पहुंचे। बद्रीनाथ ने एक साहूकार का वेश बना लिया था, जबकि शेखर मुनीम बन गया था। दोनों जमींदार के घर पहुंचे। बद्रीनाथ बोला, जमींदार साहब घर पर है? पास ही खड़ा एक आदमी बोला, भाई देखते नहीं, जमींदार साहब की आज अंत्येष्टि है। वे भगवान के प्यारे हो गए हैं। इतना सुनते ही बद्रीनाथ बेहोश हो गया। उसे देखकर कई आदमी इकट्ठा हो गए। मुनीम बने शेखर से पूछने लगे, मुनीम जी, इस साहूकार को क्या हुआ? ये बेहोश क्यों हो गया? मुनीम बना शेखर बोला, भाई जिसकी जिंदगी भर की कमाई लुट गई वह बेहोश नहीं होगा तो और क्या होगा? अरे गनीमत है कि अभी जिंदा है, इन्हें तो प्राण त्याग देने चाहिए। जमींदार का बेटा वहां आ गया था, बोला, साहूकार की कमाई कहां लुट गई है? किसने लूटा है? शेखर बोला, छोटे जमींदार, हमारे साहूकार ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं आपके पिताजी को उधार दिए थे। उन्हें शहर में कोठी खरीदनी थी। साहूकार और जमींदार साहब अच्छे मित्र थे, तो जमींदार साहब ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं की मांग कर दी थी। हमारे साहू जी इनकार नहीं कर सके थे। वे बड़े दिल वाले आदमी हैं, तो बिना कागज पत्र बनाए पैसे दे दिए थे। अब जमींदार साहब जैसे बड़े आदमी से किसकी हिम्मत जो कागज बनवाए, तो साहूकार ने बिना सबूत पैसे दे दिए। जमींदार का बेटा बोला, क्या पागलों जैसी बात करते हो? जमींदार साहब अगर पैसा लिए होते तो बताए नहीं होते। शेखर बोला, छोटे जमींदार, इंसान दो बातें कभी किसी से नहीं बताता, अपने करीबी मित्र से लिया दिया कर्ज और पत्नी की निजी बात। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि जमींदार साहब की मृत्यु की बात सुनकर हमारे साहूकार बेहोश हो गए हैं। जमींदार का लड़का बोला, मुनीम, मैं तुम्हारी यह दलील नहीं सुन सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिता के पास ऐसे ही इतनी संपत्ति थी कि उधार लेने की क्या आवश्यकता थी, और मैंने तो कभी इस साहूकार को यहाँ आते जाते नहीं देखा। शेखर बोला, इसी बात का हमारे साहूकार को खतरा है कि उनका धन डूब चुका है। जरूरी नहीं कि जमींदार साहब की तरह ही उनका बेटा ईमानदार हो। धन है भाई, लोभ आ ही जाता है। मगर हमारे साहू जी भी कम नहीं है, अपनी जान दे देंगे और स्वर्ग में जाकर जमींदार साहब से एक एक पाई का हिसाब करेंगे। बार बार मुनीम बना शेखर बद्रीनाथ के मुंह पर पानी के छींटे मारता। बद्रीनाथ होश में आने का नाटक करता, फिर बोलता, हाय मेरा पैसा, और इतना बोलने के बाद बेहोश हो जाता। वहां बहुत से लोग आए हुए थे। किसी ने जमींदार के बेटे से कहा कि किसी तरह इस साहूकार को कुछ देकर यहाँ से हटाओ, वरना अगर यह मर गया तो हमारे स्वर्गीय जमींदार साहब की बहुत बदनामी हो जाएगी। जीते जी उनके नाम पर कोई दाग नहीं लगा, मगर मरने के बाद उनका दामन दागदार हो, इससे पहले इस समस्या को यहाँ से हटाओ। जमींदार का बेटा बोला, मुनीम, तुम हमें कोई भी ऐसा ठोस सबूत पेश करो जिससे साबित हो जाए कि मेरे पिता ने इस आदमी से पैसे लिए थे। शेखर बोला, सबूत तो मेरे सेठ जी ही पेश करेंगे। इन्हें विश्वास दिलाओ कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं, मिल जाएंगे। आप अपने पैसे ले लो
तो सेठ जी बेहोशी से बाहर आ जाएंगे। जमींदार का बेटा बोला, पैसे मिल जाएंगे, तुम खुद बोल दो। मुनीम साहूकार के कान में बोला, सेठ जी उठिए, आपके पैसे मिल जाएंगे। सेठ बेहोशी से बाहर आ गया। जमींदार का बेटा बोला, साहूकार जी आप कोई सबूत दो और अपना पैसा वापस ले जाओ। मैं अपने पिता की ली गई उधारी एक एक पाई चुका दूंगा, मगर मुझे भी विश्वास होना चाहिए कि वास्तव में मेरे पिता ने पैसे लिए हैं। साहूकार बोला, हाँ, मैं सबूत दूंगा और ऐसा सबूत दूंगा कि किसी ने कभी इससे पहले ऐसा सबूत नहीं दिया होगा। खुद जमींदार साहब आज की रात कब्र में से बोलेंगे कि मैंने साहूकार से पैसा लिया है, तब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। जमींदार का बेटा बोला, हाँ, तब तो मैं तुम्हें 5,000 और ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। चलो आज की रात तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा हो ही जाए। साहूकार बोला, मुनीम तुम वापस लौट जाओ, वहां काम का बहुत नुकसान हो रहा होगा। मैं रात में पैसा मिल जाने के बाद वापस आ जाऊंगा। शेखर बद्रीनाथ का इशारा समझ गया। वह वहां से कब्रिस्तान चला गया और मौका देखकर कब्र में जा घुसा। रात हुई तो जमींदार का बेटा साहूकार को लेकर अपने पिता की कब्र पर गया और कब्र के पास खड़ा होकर बोला, पिताजी क्या आपने कभी साहूकार से उधार लिया था? तो कब्र के अंदर बैठा शेखर बोला, हाँ बेटा, साहूकार ने मुझे 10,000 शहर वाली कोठी खरीदने के लिए दिए थे। उसे जीते जी लौटा नहीं सका, वह भी कभी लेने नहीं आया। अगर वह मिल जाए तो उसे दुगुना पैसा लौटा देना, मेरे आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। जमींदार का बेटा बोला, ठीक है पिताजी, मुझे इतना ही जानना था। वह साहूकार से बोला, चलो अभी मैं तुम्हें कुल 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दे देता हूं। वह साहूकार को साथ ले घर चला गया। इधर शेखर ने सोचा कि 25,000 स्वर्ण मुद्राएं पाने के बाद बद्रीनाथ मुझे कब्र से थोड़े निकालेगा, वह तो भाग जाएगा। मुझे कोशिश करके खुद बाहर निकलना होगा। कब्र के अंदर जमींदार के लिए जमींदार के बेटे ने चांदी सोने के बर्तन, बहुत से आभूषण और सोने के लिए चमड़े का बिस्तर कब्र में डाल रखा था। शेखर यह सारा सामान लेकर सरकते हुए कब्र से बाहर आ गया और सोचने लगा कि किसी तरह बद्रीनाथ से 25,000 स्वर्ण मुद्राएं झटक लूं और चंपत हो जाऊं। अगर इतने रकम हाथ लग गए तो जिंदगी भर ऐश करूंगा। वह रास्ते में आगे बढ़ गया और एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उधर बद्रीनाथ जब पैसा लेकर चला तो सोचने लगा, साले को कब्र से क्यों निकालूं? निकलते ही आधे का हिस्सेदार बन जाएगा, मरने दो कब्र में। वह आगे बढ़ गया, उस पेड़ के पास पहुंचा जिस पर पहले से शेखर बैठा था। घोर अंधेरी रात थी। शेखर ने उसे देखते ही उसके ऊपर चमड़े का बिस्तर गिरा दिया। ऊपर चमड़ा गिरते ही बद्रीनाथ अपना पैसों का थैला फेंककर भाग चला। उसे लगा किसी भूत ने हमला कर दिया है। जब बद्रीनाथ भाग गया तो तुरंत शेखर पेड़ से नीचे उतरा और पैसे का थैला और अपना कब्र वाला थैला एक साथ बांधकर आगे बढ़ गया। उसने सोचा रात में यात्रा करना ठीक नहीं, तो वह फिर एक दूसरे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। सुबह हुई तो वह पेड़ से नीचे उतरकर चल दिया। तभी उसे खाली डोली लेकर जाते कहार दिखाई दिए। वह कहारों से बोला, मुझे डोली में बैठा लो और मेरे घर तक छोड़ दो, बदले में मुझसे पैसे ले लो। कहारों को तो पैसा चाहिए था, सो 10 स्वर्ण मुद्राएं पर तैयार हो गए। आगे चलने पर एक बाजार पड़ा तो शेखर वहां से एक सेर लड्डू खरीद लिया और फिर डोली में बैठ चल पड़ा। आगे चलने पर शेखर ने देखा कि एक नई नवेली दुल्हन को विदा कराकर उसका पति नवीन ले जा रहा है। दुल्हन डोली में है जबकि उसका पति पैदल साथ जा रहा है। शेखर को पता था कि आगे कुआं है, वहां ये पानी पीने के लिए जरूर रुकेंगे। वह अपनी अंगूठी में से कुछ निकालकर कुछ लड्डू में मिला दिया। कुएं के पास पहुंचा तो सचमुच दुल्हन और उसका पति साथ में चारों कहार आराम कर रहे थे। वे अब पानी पीने वाले थे। तभी शेखर बोला, भाई बिना मीठा खाए पानी तो पीना ही नहीं चाहिए। मैं थोड़ा प्रसाद लिया हूं, प्रसाद में लड्डू है, मैंने इसे काली माता को चढ़ाया है, तुम सब चाहो तो खा सकते हो। वह बिना कुछ मिलाए हुए लड्डू खुद खाया, अपने कहारों को दिया तथा नशे का पदार्थ मिलाया हुआ लड्डू दुल्हन, उसके पति और चारों कहारों को दे दिया। खाते ही उन्हें नींद आ गई, सभी सो गए। तब वह अपने कहारों से बोला, हमारी डोली को यहीं छोड़ दो और दुल्हन वाली डोली उठाकर मेरे साथ ले चलो। कहार बोले, भाई
हम यह गलत काम नहीं कर सकते। भला दूसरे की स्त्री को तुम्हारे साथ क्यों ले जाएंगे? इससे हमें क्या फायदा? शेखर समझ गया, सौदा सस्ते में नहीं पटने वाला। वह 100 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर कहारों को दे दिया, मगर कहार उतने पर भी तैयार नहीं हुए, तो उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं एक एक को दे दिया। कहार खुशी खुशी तैयार हो गए। बोले, हमने कब मना किया है कि दुल्हन को तुम्हारे साथ नहीं ले चलेंगे? अरे, दुल्हन तुम्हारी है तो तुम्हारे ही न साथ जाएगी। सच ही कहा गया है कि पैसे में इतनी ताकत होती है कि सही आदमी को भी गलत करने पर मजबूर कर देती है। कहार दुल्हन की डोली उठा शेखर के घर चल दिए। दुल्हन शेखर के घर आ गई। उसे जब तक ठीक से होश आया तब तक तो रात हो चुकी थी। उसने देखा कि उसके कमरे में उसका पति नवीन न होकर कोई दूसरा आदमी है, तो वह बोली, तुम कौन हो और मेरे कमरे में कैसे आए? शेखर बोला, वही बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन है और मेरी खूबसूरत पत्नी कहाँ गई? ये क्या झोल है? कहीं हमारी डोली कहारों ने बदल तो नहीं दी? मेरी सुंदर पत्नी तुम्हारी जगह चली गई। हे भगवान, मेरी पत्नी के साथ न जाने क्या हुआ होगा। अब तक तो तुम्हारा पति मेरी पत्नी के साथ सुहागरात मना चुका होगा। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। तुम कहाँ की हो? चलो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूँ और अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। स्त्री बोली, अब कोई लाभ नहीं, जो हो गया सो हो गया। जो सामने है उसी को कबूल करो। आप जानते हैं कि दूसरे पुरुष के साथ रात बिताई स्त्री को कोई नहीं रखता। मुझे भी मेरा पति स्वीकार नहीं करेगा और तुम भी अब अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करोगे। इसलिए अब हमारी जिंदगी में खुशियां लाना तुम्हारा काम है। अब जो हो गया है उसे भूल जाओ और नई जिंदगी की शुरुआत करो। शेखर तो सिर्फ स्त्री की सहमति चाहता था। स्त्री ने जब रजामंदी दे दी तो दोनों पति पत्नी बनकर रहने लगे। स्त्री को कुछ दिन रहते रहते एक पड़ोसन से पता चल गया कि शेखर कोई भला आदमी नहीं है बल्कि एक ठग है, तो वह उदास हो गई। जब रात में शेखर घर आया तो पत्नी बोली, तुम कौन हो? क्या करते हो? मुझे सब पता चल गया है कि तुम एक शातिर ठग हो। मुझे अपने घर धोखे से लाना, यह भी तुम्हारी ठगी का एक हिस्सा है। तुमने तो मेरी जिंदगी ही तबाह करके रख दी। मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे सीधे सादे पति को मुझसे दूर कर दिया। मैं अब कहीं की नहीं रही। मैं ठग के साथ रह नहीं सकती और मेरा पति अब मुझे रख नहीं सकता। अब मरने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं किसी कुएं या नदी में कूदकर जान दे दूंगी। शेखर बोला, मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बोलो, तुम क्या चाहती हो? जो भी सजा देनी हो दे सकती हो। स्त्री बोली, अब जो हो गया वह तो नहीं बदल सकता, परंतु तुम्हें एक मौका देती हूँ कि आज के बाद कभी ठगी नहीं करोगे। अगर ठगी की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। शेखर बोला, मैं तुम्हारे लिए अब ठगी भी छोड़ दूंगा। वैसे भी मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, मैं कोई काम धंधा कर लूंगा। पत्नी के इस तरह धमकाने पर शेखर ने ठगी छोड़ दी। स्त्री अगर पुरुष को बदलने का इरादा कर ले तो उसे बदल देती है। उस स्त्री ने भी शेखर की जिंदगी बदल दी। शेखर ने 4-5 भैंस खरीदकर अपने पड़ोसी रमेश को अपने पास नौकर रख लिया। रमेश को भी रोजगार मिल गया और शेखर की भी जिंदगी गुजरने लगी। अब वह एक भला आदमी बन चुका था। ठीक उसी समय उसके माता पिता उसे खोजते खोजते 7वें साल में घर लौट आए। वे निराश होकर वापस आए थे कि बेटा नहीं मिला, मगर घर आने पर बेटे के साथ एक बहू को पाकर फूले नहीं समाये। बहू के मुंह से यह बात सुनकर शेखर की माँ बहुत खुश हुई कि बहू ने बेटे को ठग से भला आदमी बना दिया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को बदलने की ताकत प्यार और विश्वास में होती है। चाहे कितनी भी बुरी आदतें क्यों न हो, सही मार्गदर्शन और सच्चे रिश्ते जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है झूठे दोस्त की, जो बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंदर से कुछ और ही होता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का अपने दोस्त की असली सच्चाई को पहचानता है और खुद को एक बड़े खतरे से बचाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुरेश और करण एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी
कि हर कोई उन्हें सबसे अच्छे दोस्त मानता था। क्लास में एक साथ बैठना, कैंटीन में हंसी मजाक करना और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहना, यही उनकी दोस्ती की पहचान थी। सुरेश थोड़ा शर्मीला था, लेकिन करण बहुत मिलनसार और चालाक दिमाग वाला लड़का था। वह हर किसी से जल्दी घुल मिल जाता और अपनी बातें इतनी सफाई से रखता कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते। सुरेश को लगता था कि उसे करण जैसा सच्चा दोस्त मिलना उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है, लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह दोस्ती एक दिन उसे ऐसी मुश्किलों में डाल देगी जिससे निकलना नामुमकिन सा लगने लगेगा। करण हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था। वह कहता था कि दोस्ती का मतलब एक दूसरे के लिए जान तक दे देना है। सुरेश को यह बातें अच्छी लगती थी, लेकिन कई बार उसे लगता था कि करण के कहने और करने में फर्क है। करण कई बार ऐसे झूठ बोल देता था जिनका कोई मतलब नहीं था। कभी कहता कि उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो कभी कहता कि उसके पास एक सीक्रेट बैंक अकाउंट है जिसमें लाखों रुपए हैं। सुरेश को यह बातें अजीब लगती थी, लेकिन वह कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे सुरेश ने महसूस किया कि करण उसे कई बार गलत रास्तों पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। एक बार करण ने कहा, यार, कॉलेज के पीछे वाली गली में एक दुकान है जहां से हम चीजें उधार ला सकते हैं और बिना पैसे दिए भी काम चला सकते हैं। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। सुरेश को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर टाल दिया। एक दिन करण ने सुरेश से पैसे उधार मांगे। उसने कहा, भाई, बस 2 दिन की बात है, मैं तुझे पक्का लौटा दूंगा। सुरेश ने बिना कुछ सोचे समझे उसे पैसे दे दिए। लेकिन 2 दिन बाद जब सुरेश ने पैसे वापस मांगे तो करण ने बहाना बना दिया। पहले उसने कहा कि उसे पैसे देने वाला बंदा शहर से बाहर चला गया है। फिर बोला कि उसका फोन चोरी हो गया और उसके सारे पैसे उसमें थे। सुरेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने दोस्ती की खातिर कुछ नहीं कहा। ये पहली बार था जब करण ने उसे धोखा दिया, लेकिन सुरेश इसे समझ नहीं पाया। समय बीतता गया और करण की आदतें और भी संदिग्ध होने लगी। अब वह सुरेश से आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर पैसे मांगने लगा। कभी कहता कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, कभी कहता कि उसे बहुत जरूरी काम है। शुरू में सुरेश को बुरा नहीं लगा, लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि करण पैसे वापस करने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाता, तो वह परेशान हो गया। एक दिन कॉलेज में किसी ने सुरेश से कहा, यार, तेरा दोस्त करण तो बहुत चालाक है, उसने मुझसे भी पैसे उधार लिए हैं और वापस नहीं कर रहा। सुरेश को यकीन नहीं हुआ। वह तुरंत करण के पास गया और पूछा, सच बता करण, क्या तूने और लोगों से भी पैसे लिए हैं? करण ने पहले तो हंसते हुए बात टाल दी, फिर कहा, अरे भाई, ये सब अफवाहें हैं, तू मेरी दोस्ती पर शक कर रहा है। सुरेश को उसकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने फिर भी उसे माफ कर दिया। करण की हरकतें अब धीरे धीरे और भी संदिग्ध होने लगी थी। एक दिन सुरेश ने उसे कॉलेज के बाहर कुछ अजनबी लोगों से मिलते हुए देखा। वे लोग काफी खतरनाक दिख रहे थे। सुरेश ने जब करण से इस बारे में पूछा तो उसने टालते हुए कहा, तू मेरी जिंदगी में ज्यादा ताक झांक मत कर, कुछ बातें तुझे जानने की जरूरत नहीं है। सुरेश को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी दोस्ती में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यह गड़बड़ कितनी बड़ी है और उसे इससे बचने का रास्ता कैसे निकालना चाहिए। सुरेश अब धीरे धीरे करण से दूर रहने लगा। उसे लगने लगा कि करण की दोस्ती झूठी है और वह सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। करण सुरेश को किसी भी हालत में खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। वह बार बार सुरेश से दोस्ती निभाने की बातें करता और उसे गिल्ट फील कराता कि वह अपनी दोस्ती के साथ न्याय नहीं कर रहा। सुरेश एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ उसकी पुरानी दोस्ती थी तो दूसरी तरफ सच्चाई, जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सुरेश की पूरी दुनिया हिला दी। वह कॉलेज से निकलकर अपने घर जा रहा था जब उसने देखा कि करण सड़क के किनारे किसी से जोर जोर से बात कर रहा था। वह छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। करण कह रहा था, काम हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त दो, मेरा दोस्त बहुत भोला है, वह हमारी मदद जरूर करेगा। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि करण सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि आखिर यह काम क्या था।
जिसके बारे में करण बात कर रहा था। सुरेश अब पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था। उसे यकीन हो गया कि करण कोई बड़ी साजिश रच रहा है और उसे इसका हिस्सा बनाना चाहता है। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। उसने तय किया कि अब वह करण पर पूरी तरह से नजर रखेगा और उसकी असली सच्चाई सामने लाकर रहेगा। सुरेश को अब पूरी तरह यकीन हो गया था कि करण सिर्फ उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन असली सवाल यह था कि करण आखिर क्या चाहता था। वो कौन से काम की बात कर रहा था जिसके लिए उसे सुरेश की जरूरत थी। सुरेश मन ही मन तय कर चुका था कि अब वह अपनी आंखें बंद नहीं रखेगा। उसे हर हाल में सच्चाई का पता लगाना था, लेकिन वह सीधे करण से कुछ भी नहीं पूछ सकता था, क्योंकि अगर करण को जरा भी शक हो गया कि सुरेश उस पर नजर रख रहा है, तो वह और भी चालाकी से अपनी असली मंशा छुपा सकता था। अगले दिन कॉलेज में सुरेश ने करण से पहले की तरह सामान्य व्यवहार किया। उसने कोशिश की कि उसकी आंखों में किसी भी तरह का संदेह न झलके। करण ने भी हमेशा की तरह हंसी मजाक किया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सुरेश अब उसकी हर हरकत पर ध्यान देने लगा। उसने गौर किया कि करण का फोन हर वक्त बजता रहता था और वह बार बार किनारे जाकर किसी से फुसफुसाता था। जब सुरेश ने एक बार मजाक में पूछा, यार कौन है वह सीक्रेट कॉलर, कहीं कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? करण हंस पड़ा और बोला, अरे यार ऐसा कुछ नहीं, कुछ खास लोग हैं जिनसे कुछ जरूरी बातें करनी होती है। तू चिंता मत कर, तुझे भी सही वक्त पर सब बता दूंगा। सुरेश का शक और गहरा हो गया। उसे लग रहा था कि करण किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, या फिर वह खुद ही कोई गलत काम कर रहा है। उसे इस राज का पर्दाफाश करना ही था। कुछ दिनों बाद करण ने सुरेश से कहा, भाई एक छोटा सा काम है, तुझे बस मेरे लिए एक जगह जाना है और एक पैकेट लाकर देना है। मैं खुद जाता, लेकिन कुछ जरूरी काम में फंसा हुआ हूँ। सुरेश को लगा कि अब असली खेल शुरू हो रहा है। उसने खुद को शांत रखते हुए पूछा, क्या है उस पैकेट में? करण ने तुरंत जवाब दिया, तुझे बस पैकेट लेना और मुझे दे देना है। ज्यादा सवाल मत कर, दोस्ती पर भरोसा कर। सुरेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में तूफान मचा हुआ था। उसे समझ में आ गया कि करण उसे किसी गड़बड़ काम में फंसा रहा है, लेकिन वह बिना किसी सबूत के कुछ नहीं कर सकता था। उसने तय किया कि वह इस पैकेट के राज को खोलेगा। अगले दिन करण ने उसे एक पते पर भेजा। वह जगह कॉलेज से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन कुछ सुनसान गलियों से होकर गुजरना पड़ता था। जब सुरेश वहां पहुंचा तो उसे एक आदमी पहले से इंतजार करता दिखा। वह लंबे बालों वाला, काले कपड़े पहने एक अजीब सा आदमी था। उसने सुरेश को देखा और बिना कुछ कहे उसे एक छोटा सा पैकेट थमा दिया। सुरेश ने उसे हाथ में लिया और महसूस किया कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। वह आदमी बिना कुछ बोले तुरंत चला गया। सुरेश ने पैकेट को ध्यान से देखा। वह काफी अच्छे से लपेटा गया था, जिससे कुछ भी साफ साफ पता नहीं चल रहा था। उसके मन में आया कि यही खोलकर देख ले, लेकिन फिर उसे डर लगा कि कहीं कोई देख ना ले। उसने तय किया कि घर जाकर इस रात से पर्दा उठाएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और धीरे धीरे पैकेट खोला। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी होश उड़ गए। पैकेट में ढेर सारे नकली पहचान पत्र और कुछ नकली दस्तावेज थे। सुरेश समझ गया कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि कोई बहुत बड़ा धोखाधड़ी का मामला था। सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह सीधा करण के पास जाए और उससे सवाल करे, या फिर पुलिस के पास जाए। लेकिन अगर करण को पता चल गया कि सुरेश ने उसकी सच्चाई जान ली है, तो वह किसी भी हद तक जा सकता था। सुरेश को लगा कि उसे और सबूत इकट्ठा करने होंगे। अगले दिन जब वह कॉलेज पहुंचा तो उसने करण को टटोलने के लिए पूछा, भाई वह पैकेट था किसका? कुछ सीक्रेट चीजें तो नहीं थी ना? करण ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो बस इतना जान कि यह एक बड़ा मौका है। अगर हमारे हाथ सही समय पर सही चीजें लग गई तो हम जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। सुरेश को पहली बार एहसास हुआ कि करण का लालच अब दोस्ती से ऊपर बढ़ चुका था। अब वह कोई भी चाल चल सकता था, किसी को भी धोखा दे सकता था, यहाँ तक कि सुरेश को भी। सुरेश ने तय कर लिया कि अब वह इस खेल में और नहीं फंसेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था।
करण उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। सुरेश को अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि करण सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक चालाक खिलाड़ी था। उसकी हरकतें दिन ब दिन संदिग्ध होती जा रही थी और अब तो वह सुरेश को भी अपने खेल में घसीटने की कोशिश कर रहा था। नकली पहचान पत्र और दस्तावेजों से भरा वह पैकेट अभी भी सुरेश के कमरे में छिपा हुआ था। उसने तय कर लिया था कि वह अब और चुप नहीं बैठेगा, लेकिन उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाना था। अगले दिन सुरेश कॉलेज पहुंचा तो उसने करण को पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वास से भरा पाया। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी बड़े काम में सफलता मिली हो। उसने सुरेश के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तूने जो कल काम किया वह बहुत बढ़िया था। अब बस थोड़ा और आगे बढ़ने की जरूरत है। इस बार तुझे सिर्फ एक जगह जाकर मिलना है, कोई पैकेट लेने की जरूरत नहीं। सुरेश ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। कहाँ जाना है? करण ने एक कागज पर पता लिखा और उसे सुरेश की ओर बढ़ाया। यहाँ जा और वहां जो आदमी तुझे मिले उसे बस हाथ मिला लेना, बाकी वह खुद समझ जाएगा कि क्या करना है। सुरेश के दिमाग में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। ये सब क्या हो रहा था? आखिर करण किस गहरे खेल में पड़ा हुआ था? लेकिन वह जानता था कि अगर वह अब सीधा इनकार करता है तो करण को शक हो सकता है। उसने कागज लिया और मुस्कुराकर बोला, ठीक है भाई। शाम को सुरेश उस पते पर पहुंचा। ये शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी बिल्डिंग थी जो देखने में काफी सुनसान और डरावनी लग रही थी। वहां पहुंचते ही उसे एक लंबा चौड़ा आदमी दिखा जिसने काला चश्मा लगाया हुआ था। जैसे ही सुरेश ने उसके पास जाकर हाथ मिलाया, वह आदमी मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो तुम करण के दोस्त हो? बढ़िया। सुरेश को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसने सिर हिलाया और बोला, हाँ, लेकिन ये सब क्या है? आदमी हल्का सा हंसा और बोला, ज्यादा सवाल मत करो, जो हो रहा है वह तुम्हारे फायदे के लिए ही है। अगर तुम सही समय पर सही जगह रहे तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। यह सिर्फ नकली दस्तावेजों का खेल नहीं था, कुछ और भी बड़ा चल रहा था। उसने मन ही मन तय किया कि अब उसे पीछे हटना होगा, लेकिन इतनी आसानी से बाहर निकलना संभव नहीं था। उस रात जब सुरेश घर लौटा तो उसके मन में एक अजीब सा डर था। उसने तुरंत अपने फोन से करण की कॉल डिटेल्स निकालने की कोशिश की। वह जानता था कि करण हमेशा एक ही नंबर से बात करता था जो उसके फोन में सेव नहीं था। सुरेश ने टेक्नोलॉजी की थोड़ी जानकारी होने के कारण एक ऐप की मदद से उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। जब लोकेशन सामने आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नंबर किसी साधारण जगह का नहीं था, बल्कि यह शहर के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक के नाम पर रजिस्टर्ड था। सुरेश को अब पूरा यकीन हो गया कि करण सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल कोई और खेल रहा था। अगली सुबह सुरेश ने करण से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह जानता था कि अगर वह उससे सीधे सीधे कुछ भी पूछेगा तो करण को शक हो जाएगा, लेकिन करण भी कोई साधारण लड़का नहीं था। उसने जल्दी ही भांप लिया कि सुरेश अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या हुआ भाई? तू कुछ अलग सा लग रहा है आजकल, करण ने एक दिन अचानक सुरेश से पूछा। सुरेश ने झूठ मूठ मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस थोड़ा पढ़ाई में बिजी हूँ। करण ने उसकी आंखों में देखा और फिर मुस्कुराया। अच्छा, पढ़ाई में बिजी या मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है? सुरेश को समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। करण अब उसके हर कदम पर नजर रख रहा था। एक दिन जब सुरेश अपने घर में बैठा था तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो बाहर वही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जिससे वह उस सुनसान बिल्डिंग में मिला था। हमें तुमसे बात करनी है, उस आदमी ने बिना कोई भूमिका बनाए कहा। सुरेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और पूछा, किस बारे में? आदमी ने भीतर आते हुए कहा, तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। करण हमारा आदमी है और हमें पता है कि तुम अब उसके साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अब जब तुम इस खेल में आ चुके हो तो बाहर नहीं जा सकते। सुरेश का गला सूख गया। यह मामला अब उसके सोचे हुए से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। वह जानता था कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो उसकी जान भी जा सकती थी। उस रात सुरेश ने ठान लिया कि अब उसे इस दलदल से बाहर निकलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
लेकिन सवाल यह था कि वह करे तो क्या करे, पुलिस के पास जाए? लेकिन अगर करण को इसकी भनक लग गई तो वह किसी भी हद तक जा सकता था। सुरेश को अब एक ऐसी चाल चलनी थी जिससे वह खुद को बचा सके और इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सके। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि करण और उसके साथियों की नजरें अब हर वक्त उस पर थी। सुरेश अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसकी जान खतरे में थी। करण और उसके साथ जुड़े लोग सिर्फ छोटे मोटे अपराधी नहीं थे, बल्कि किसी बड़े रैकेट का हिस्सा थे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वह इस जाल से बाहर कैसे निकले। पुलिस के पास जाना आसान नहीं था, क्योंकि अगर करण को भनक लग गई तो वह कुछ भी कर सकता था। उस रात सुरेश ने अपने कमरे में बैठकर हर संभव रास्ते के बारे में सोचना शुरू किया। उसका मन कर रहा था कि वह तुरंत घर छोड़कर कहीं दूर चला जाए, लेकिन यह कोई समाधान नहीं था। उसे इस खेल को उसी की चाल में फंसाना था। अगली सुबह कॉलेज में सुरेश ने करण को फिर से पहले जैसी दोस्ती दिखाने का फैसला किया। उसने उसके पास जाकर हंसी मजाक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। करण ने एक बार उसकी आंखों में शक की नजरों से देखा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा हुआ, मुझे लगा तू अब मुझसे दूरी बना रहा है, करण ने कहा। सुरेश ने सिर हिलाया। अरे नहीं भाई, बस थोड़ा पढ़ाई में बिजी था। करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अच्छा है, क्योंकि अब एक बड़ा काम है और इस बार तुझे ही करना है। सुरेश के अंदर बेचैनी बढ़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। क्या करना होगा? करण ने धीरे से कहा। इस बार तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। सुरेश चौंक गया। क्या? करण हंसा। अरे घबरा मत, तू कोई शिकायत करने नहीं जा रहा। वहां हमारा एक आदमी है, उसे बस एक फाइल पहुंचानी है। सुरेश को समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। पुलिस स्टेशन जाना और वहां किसी संदिग्ध आदमी को फाइल देना बहुत बड़ा खतरा था। अगर वहां कुछ भी गड़बड़ हुई तो वह सीधा फंस सकता था। उसने धीरे से कहा, ठीक है, कब जाना होगा? करण ने एक कागज निकालकर उसे दिया। आज रात। और हाँ, वहां कोई सवाल पूछे तो सिर्फ यही कहना कि विशाल ने भेजा है। सुरेश को यकीन हो गया कि मामला गंभीर था। उसने फाइल ली और जाने के लिए हामी भर दी। रात को जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वहां अंदर जाने से पहले उसने चारों ओर देखा। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन अंदर जाते ही एक कांस्टेबल ने उसे रोक लिया। क्या काम है? सुरेश ने कागज में लिखा नाम लिया। मुझे विशाल से मिलना है। कांस्टेबल ने उसे घूरा और फिर अंदर जाने दिया। सुरेश को पुलिस स्टेशन के अंदर एक कोने में खड़ा एक आदमी दिखा। वह अधेड़ उम्र का था। उसकी आंखों में गहरी चालाकी थी। सुरेश ने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। आदमी ने बिना कुछ कहे फाइल ली और उसे खोलकर देखने लगा। फिर उसने सुरेश को गौर से देखा और धीरे से पूछा, तुम करण के दोस्त हो? सुरेश ने सिर हिलाया। हाँ। आदमी मुस्कुराया। अच्छा, तो अब वह तुम पर भरोसा करने लगा है। बढ़िया। सुरेश को कुछ समझ नहीं आया। मतलब? आदमी ने धीरे से कहा, मतलब यह कि अब तुम इस खेल का एक हिस्सा बन चुके हो। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सुरेश की सांसें तेज हो गई। वह कुछ कहता, इससे पहले ही आदमी ने उसे एक और फाइल पकड़ाई और बोला, इसे करण को दे देना। और हाँ, कभी कोई बेवकूफी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। सुरेश ने फाइल ली और वहां से निकल आया। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वह यह फाइल सीधे करण को दे दे और इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन जाए, या फिर कुछ ऐसा करे जिससे यह पूरा गिरोह पकड़ा जाए। घर आते ही उसने फाइल खोली। अंदर कई सारे दस्तावेज थे जो किसी सरकारी घोटाले से जुड़े थे। अब वह समझ चुका था कि करण सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल पुलिस, अपराधियों और कुछ बड़े रसूखदार लोगों के बीच खेला जा रहा था। सुरेश ने तय किया कि अब उसे सीधा वार करना होगा। उसने अपने पुराने दोस्त रोहित से संपर्क किया, जो पत्रकार था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, सुरेश ने उसे फोन पर कहा। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? सुरेश ने कहा, अगर मैंने सही तरीके से यह जानकारी बाहर निकाली तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, लेकिन मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। रोहित ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं हर हाल में तेरे साथ हूं। लेकिन यह सब कैसे करेंगे? सुरेश ने धीरे से कहा, मैं पुलिस और मीडिया दोनों के सामने इनका पर्दाफाश करूंगा, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है कि तू मुझे बचा सकेगा। अगले दिन सुरेश ने पूरी फाइल की एक कॉपी तैयार की और उसे रोहित को सौंप दी।
अब बस ये देखना था कि अगला कदम कौन उठाता है, करण, पुलिस या फिर वह खुद। सुरेश ने अब फैसला कर लिया था कि उसे इस पूरे खेल को खत्म करना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। करण, विशाल और उनके पीछे खड़े बड़े लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। उसे अपनी हर चाल सोच समझकर चलनी थी, क्योंकि एक भी गलती उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी। अगले दिन जब वह कॉलेज पहुंचा तो करण पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सुरेश के चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को सामान्य बनाए रखा। फाइल दे दी? करण ने धीरे से पूछा। सुरेश ने सिर हिलाया। हाँ, जो कहा था वही किया। करण ने उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराया। अच्छा किया, अब तुझे मेरी असली दोस्ती का इनाम मिलेगा। सुरेश को अंदाजा था कि यह इनाम कुछ खतरनाक ही होने वाला था। उसने सामान्य बने रहने की कोशिश की। अब क्या करना है? करण ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और सुरेश को पकड़ाते हुए कहा, रात को इस पते पर आ जाना, वहां तुझे असली खेल दिखेगा। सुरेश ने कागज लिया और उस पर लिखे पते को देखा। वह शहर के एक सुनसान इलाके में था। ये साफ था कि अब चीजें बहुत आगे जा चुकी थी। रात होते ही सुरेश ने रोहित को फोन किया। भाई, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। मैं वहां जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ हो गई है। रोहित की आवाज गंभीर थी। तू पागल हो गया है क्या? पुलिस को पहले से खबर देनी चाहिए। सुरेश ने कहा, अगर मैंने अभी पुलिस को खबर दी तो वे सतर्क हो जाएंगे। हमें उनके सारे सबूत इकट्ठे करने हैं। बस तू मेरी लोकेशन ट्रैक करता रहना। सुरेश ने फोन काटा और उस पते की ओर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो एक पुरानी सुनसान बिल्डिंग के अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। सुरेश ने अंदर कदम रखा तो देखा कि करण, विशाल और कुछ और लोग पहले से वहां मौजूद थे। विशाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चालाकी थी। आ गया तू? विशाल ने कहा। सुरेश ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह सब क्या है? करण ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखा। आज तुझे असली दुनिया से मिलवाने लाए हैं। अब तक तुझे जो काम सौंपे गए थे वे छोटे थे, लेकिन अब तुझे एक बड़ा काम करना है। सुरेश ने नकली उत्सुकता जताई। कैसा काम? विशाल ने एक बैग सुरेश की ओर बढ़ाया। इसे लेकर जाना है और सही जगह पहुंचाना है। इसमें बहुत जरूरी चीजें हैं। सुरेश ने बैग उठाया, लेकिन उसे खोलकर देखने की इजाजत नहीं थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा कि अब उसे कोई रास्ता निकालना होगा। और अगर कोई पकड़े तो? सुरेश ने धीरे से पूछा। विशाल मुस्कुराया। तो तुझे पता है क्या कहना है? हम तुझे बचा लेंगे, लेकिन अगर गड़बड़ की तो हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। सुरेश समझ गया कि अब मामला बहुत खतरनाक हो चुका था। उसने बैग उठाया और वहां से निकल पड़ा। बाहर निकलते ही उसने धीरे से फोन निकाला और रोहित को मैसेज किया। अब पुलिस को बुला ले, मेरे पास सबूत है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंचने लगी। विशाल और उसके लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। करण ने गुस्से से सुरेश की तरफ देखा। तूने हमें धोखा दिया। सुरेश ने गहरी सांस ली। नहीं, असली धोखेबाज तू था। दोस्ती का मतलब नहीं समझा तूने। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। विशाल, करण और उनके बाकी साथियों को कड़ी सजा मिली। सुरेश को अपने डर से लड़ना पड़ा, लेकिन अंत में उसने जीत हासिल की। अब वह जान चुका था कि झूठे दोस्त सिर्फ नुकसान ही देते हैं। असली दोस्त वही होते हैं जो सही समय पर साथ खड़े रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठे दोस्तों की पहचान करना बेहद जरूरी है। कभी कभी जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वे ही हमारे सबसे बड़े धोखेबाज निकलते हैं। असली दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का सही मार्गदर्शन करना भी होता है। सुरेश ने करण को अपना सच्चा दोस्त माना, लेकिन करण ने अपनी स्वार्थी चालों से उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि गलत संगत और झूठे दोस्तों से दूरी बनाना ही समझदारी है। इसके अलावा ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि साहस और बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अगर सुरेश ने हिम्मत हार दी होती तो शायद वह भी करण और विशाल के जाल में फंस जाता, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि गलत काम करने वालों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया। इसलिए हमेशा सतर्क रहे, सही और गलत का फर्क समझे
और सच्चे दोस्तों को ही अपनी जिंदगी में जगह दे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। झूठे दोस्तों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वे हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। और जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत और समझदारी से उसका सामना करना चाहिए। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां मिलती रहे। धन्यवाद।